It might be a controversial statement overall. Indian healthcare इस टाइम पे one of the best है world में। गूगल क्या करता है, बोलता है आपको सर दर्द हो रहा है, ये क्या हो रहा है, कैंसर, खांसी हो रही, क्या हो रहा है, और फिर लंग्स खराब हो। मतलब गूगल एक तो मिथ बहुत ज्यादा कर दे रहा है और साथ में एआई के हेल्प कर रहा है डॉक्टर्स को इन सब चीजों में। So what is that one check that a person should go for? एक तो ये भी मिथ है कि फुल बॉडी चेकअप ऐसा ये होती नहीं है। फुल बॉडी चेकअप ना नहीं होता यूजुअली, बिकॉज कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपकी सारी बीमारियां रूल आउट करे। ईसीजी नॉर्मल है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हार्ट की कोई बीमारी नहीं है। कोविड का जो रिस्क फैक्टर था ऑफ थ्रोम्बोसिस दैट वाज 1 to 2%। पूरी जिंदगी मैंने सुट्टा मारा है, लेकिन अभी जो तकलीफ हुई है ना वो हॉस्पिटल की वजह से ही हुई है। ही इज नॉट अ वेरी बैड फैट एज सच। पहले उसको बहुत विलेनाइज किया था कि घी बेकार है, ये है, बिकॉज उस टाइम पे रिफाइंड ऑयल्स और इन सब कंपनीज ने बहुत अच्छा खासा एक प्रोपेगेंडा चलाया था घी के अगेंस्ट। बेस्ट जो तेल है वो सरसों का तेल है, कच्ची घानी सरसों का। व्हाट इज द सोशल लाइफ हियर? डॉक्टर्स की लाइफ में ना एक प्रोफेशनल एंड पढ़ाई, एक ये है, दूसरा आपका सोशल है और तीसरा आपकी स्लीप है। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये तीनों आपको मिल जाए, तो आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो इसको लेमैन टर्म में समझाइए कि एक्चुअली में हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टीआरजी पॉडकास्ट। Today we have a very renowned doctor with us, Dr. Jivitesh. Thank you for coming to the studio. थैंक यू So, and मैं इनका इंट्रोडक्शन करना चाहूँगा। इनसे पहली बार वाराणसी में मिला था and on a very good occasion he got married to Richa Rai, who is also here, who is behind the scene helping him with everything. And so मैं शुरुआत करना चाहूँगा। पहले तो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू माय ऑडियंस एंड मतलब what stream of do you serve in? So my name is Jivitesh, as you already told. I'm an interventional cardiologist. Interventional cardiologist को सिंपल शब्दों में बोलें तो दिल के जो रोग होते हैं, हृदय रोग होते हैं, उनके डॉक्टर। एंड पहले लगभग 10-15-20 साल पहले हार्ट की काफ़ी बीमारियों के लिए ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती थी। आजकल काफ़ी सारी चीज़ें, उसमें से लगभग 70 से 80% जो चीज़ें रहती हैं वो हम लोग इंटरवेंशंस के थ्रू ट्रीट करते हैं, जिसमें ओपन हार्ट सर्जरी के बजाय हम लोग कैथेटर्स लेके जाते हैं, या तो हमारे हाथ या पैर की नसों से, नलियों से, आर्टरी से जो हार्ट के अंदर जाते हैं। जो भी हमारी इंटरवेंशंस होती हैं जैसे एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, डिवाइस क्लोजर्स, ईपी स्टडीज़, ये सारी चीज़ें हम इंटरवेंशन के थ्रू करते हैं, जिसमें एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, छाती को खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो काफ़ी सारी बीमारियां उससे ट्रीट हो जाती हैं। काफ़ी सारी बीमारियां अभी भी हैं जिनके लिए ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। एंड ऐसी सारी बीमारियों में हमें ज़रूरत पड़ती है कार्डियक सर्जन की, जिसको हम CTVS बोलते हैं, कार्डियो थोरैसिक एंड वैस्कुलर सर्जन। सो दोनों लोग, हम लोग वी फंक्शन एज अ टीम। ओवर हियर आल्सो इन एडिज वी आर फंक्शनिंग एज अ टीम। एंड जो चीज़ें इंटरवेंशंस के थ्रू होती हैं वो इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट करते हैं, एंड अदरवाइज जो ओपन हार्ट सर्जरी की ज़रूरत होती है उसमें कार्डियक सर्जन। तो इसमें जब आपने ये स्ट्रीम चूज करी थी, what मोटिवेटेड यू टू डू दिस स्ट्रीम? So motivated जब से, like, so both of my parents are doctors. My father is a general practitioner and my mother is a gynecologist. So जब से हम लोग छोटे थे, we had seen a lot of medical stuff. We had seen a lot of medical discussions. बहुत सारी discussions होती रहती थी घर पे. They never forced us or anything, but ऐसा था कि जब मैं स्कूल में था तो I had 2 or 3 distinct interests. One of them was business. One of them was mechanical engineering, and the other was the human body, how the human body functions, और ये सारी चीजें। तो साइंस में तो इंटरेस्ट था ही शुरू से, बट ह्यूमन बॉडी में मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो आई गॉट इनटू मेडिसिन बिकॉज ऑफ दैट। एंड स्लोली व्हेन आई वाज इन मेडिसिन थ्रू आउट MBBS, फिर MD, फिर मेडिसिन में बहुत इंटरेस्ट बना। मेडिसिन में जब मैं PG हुई तो PG के 2nd या 3rd ईयर में कार्डियोलॉजी में इंटरेस्ट आया। फिर कार्डियोलॉजी का एंट्रेंस दिया था, वो क्लियर हो गया तो फिर कार्डियोलॉजिस्ट बन गए। तो इसको लेमैन टर्म में समझाइए कि एक्चुअली में हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं। जैसे अगर किसी को आ रहा है तो हाउ डज अ पर्सन गेट टू नो इट? यार सबसे पहले तो उसमें आई थिंक ये समझना हमारे लिए ज़रूरी है कि हार्ट अटैक का मतलब क्या है। बहुत बार ना लोग ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बार सडन डेथ हो जाती है किसी की, तो लोगों को लगता है हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक का मतलब इतना है कि टोटल 3 आर्टरीज, या हिंदी में धमनियां जो रहती हैं, खून की नलियां रहती हैं जो हार्ट को खून सप्लाई करती हैं। 3 नलियां रहती हैं जो हार्ट को खून लेके जाती हैं। किसी भी एक में अगर रुकावट होने, ब्लॉकेज होने की वजह से वो वाले पार्ट को, हार्ट को खून ना मिले, और
इसको बोलते हैं इश्कीमिक हार्ट डिजीज, की खून नहीं मिल रहा, और खून ना मिलने की वजह से अगर हार्ट का मसल मरने लग जाए उस टाइम पे, तो इसको हम मेडिकली हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। राइट। सो हार्ट अटैक का जो सबसे कॉमन लक्षण होता है वो छाती में दर्द होता है। छाती में दर्द हार्ट अटैक का जो रहता है वो छाती के बीचों बीच एक भारीपन का एहसास होता है, दर्द होता है लोगों को, कई केसेस में जलन हो सकती है, भारीपन, सिकुड़ने जैसी फीलिंग आ सकती है। ये एक कॉमन लक्षण है। इसके अलावा एसोसिएटेड सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे सांस फूलना, सांस लेने में तकलीफ होना, चक्कर आना, बेहोशी हो जाना, पसीना, घबराहट, ये सारे लक्षण हैं। और बहुत सारे जो ये सिम्टम्स होते हैं ये ओवरलैप करते हैं और बीमारियों के साथ। अच्छा। जैसे कई बार गैस्ट्राइटिक बीमारियां होती हैं, गैस्ट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं, कई बार साइकेट्रिक इलनेसेस होती हैं, कई बार लंग्स के इश्यूज होते हैं। तो बहुत सारी और बीमारियों के साथ ये ओवरलैप करते हैं, जिसकी वजह से लोग इसको कई बार सीरियसली भी नहीं लेते। उनको लगता है अच्छा गैस है तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं आधे ऐसा। तो मिसकंसेप्शन ये होता है कि यार दर्द हो रहा है, नहीं गैस होगी, उसको दवाई खा लो तुम गैस हाँ, वाली। राइट। सो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट अटैक के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट एज अ कॉमन पर्सन हमें समझने वाली चीज़ ये है कि बहुत तीन ऐसी कैटेगरीज हैं पेशेंट्स की, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, शुगर वाले मरीज, एल्डरली हैं, उम्र जिनकी 60 या 65 से ज़्यादा है, और फीमेल्स। इन तीन कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स में नर्व पाथवेज या पेन पाथवेज ऑल्टर्ड रहते हैं। तो इसकी वजह से ये जो सिम्टम्स हैं, टिपिकल सिम्टम्स हार्ट अटैक के, ये हो सकता है कि ना नहीं हो आए। इनको, या हो सकता है एटिपिकल सिम्टम्स हो, ऐसे ही चल रहे हैं, अजीब सा कुछ लग रहा है, समझ नहीं आ रहा, तो किसी का कोई और तकलीफ हो रही है, जस्ट घबराहट हो रही है, छाती में दर्द नहीं हो रहा, तो ऐसे वाले लोगों को ये वाले एटिपिकल सिम्टम्स या विदाउट सिम्टम्स भी हार्ट अटैक आते हैं। आते हैं। सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अब लोगों को ये होता है, अच्छा हमें पता कैसे चलेगा, अगर हाँ। सिम्टम आ ही नहीं रहे तो पता कैसे चलेगा। एक बहुत जो अच्छा साइन या एक इंपॉर्टेंट साइन जो हमारी बॉडी देती है, दैट इज रिलेशन विद एक्सर्शन। ठीक है। फिजिकल या इमोशन एक्सर्शन से जब भी हमारे सिम्टम्स रिलेटेड होंगे, दैट विल मोस्टली पॉइंट टुवर्ड्स द हार्ट, या द रिडक्शन इन ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट एज अ रीजन। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब थिंग्स। अगर बैठे बैठे सांस फूल रही है, कुछ नहीं एक्सर्शन करे तो भी सांस फूल रही है, हार्ट सिम्टम। की चीजों में ऐसा होता है कि यूजुअली प्रोग्रेस होती हैं चीजें। पहले जब आप थोड़ा बहुत चल रहे हो या ज्यादा चल रहे हो तब आपको तकलीफ है, बढ़ गई, कम चलने में भी हो रहा है, फिर फाइनली रेस्ट पे भी हो जाएगा। तो रिलेशन विद एक्सर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्डियक चीजों में। सिवियर डिजीज हो जाती है या कई बार हार्ट अटैक के केस होते हैं, वो रेस्ट पे भी हो हो सकते हैं, सकते हैं। हो सकते हैं। एंड हाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट टाइम? जैसे सपोज किसी अगर फैमिली मेंबर को बाय चांस आता भी है, सो व्हाट इज द पीक टाइम होता है कि इसमें हम अगर आपके पास ले आते हैं तो या किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, इट कैन बी सिक्योरेबल? यार 60 मिनट्स गोल्डन आवर है, ठीक है। 60 मिनट्स हमारे पास ऐसा टाइम है कि अगर हम उस टाइम में हम पहुंच गए तो ऑलमोस्ट मिनिमल डैमेज होएगा हार्ट को। बिकॉज समझने वाली बात है कि हमारा वहां पे ब्लड सप्लाई मिल नहीं रहा, वहां खून जब नहीं पहुंच रहा तो हार्ट का मसल मरने लग रहा है, और जितना टाइम खून नहीं पहुंचेगा उतना ज्यादा और डैमेज होता रहेगा। तो अगर उस टाइम में हम विंडो पीरियड में पहुंच गए, 60 मिनट्स में पहुंच गए, अच्छे सेंटर में पहुंचते हैं, तो आप पहुंचने के, जैसे अब आप अगर हेरिटेज में जैसे पेशेंट्स आते हैं, तो हमारा जो डोर टू बलून टाइम बोलते हैं हम, इन द सेंस कि जब पेशेंट इमरजेंसी में घुसा है, और जब जब तक उसकी आर्टरीज के अंदर बलून जाके स्टेंट भी पड़े हो थे। गया है, हमारा अभी तक आप अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 60 मिनट्स है। एंड जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो 90 मिनट्स है, वाह। कि विद इन 90 मिनट्स आपका हो जाना जाना चाहिए। चाहिए। तो हमारा जो अभी एवरेज टाइम चल रहा है दैट इज अराउंड 60 to 65 मिनट्स। तो पहला 1 घंटा आप हॉस्पिटल में पहुंचने तक अगर आप पहुंच जाओ तो बहुत अच्छी बात है, और हॉस्पिटल में भी 1 या 1.5 घंटे ज्यादा नहीं लगना नहीं चाहिए। लगना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली पेशेंट आया है, उनका इनिशियल इवैल्यूएशन होएगा, ईसीजी होएगा, ब्लड टेस्ट कई बार जाते हैं, डॉक्टर देखेगा, पेशेंट अटेंडेंट्स को एक्सप्लेन करेंगे, फाइनेंसिस का इशू रहेगा, पैनल देखेंगे जब तक ऊपर शिफ्ट होएगा। बीच में ऐसी बीमारी होती है कि पेशेंट्स बहुत बार अनस्टेबल भी होते हैं, तो स्टेबलाइज करना पड़ता है। सो ये वाला विंडो उस चीज के लिए है। समझ गया। एंड हाउ इम्पोर्टेंट आर द फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल फॉर अ डॉक्टर? बिकॉज आई एम श्योर, क्योंकि आदि तो आपकी ट्रिक्स उस आपके इक्विपमेंट्स में भी है, और प्लस द एजुकेशन दैट इज डन। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार। इनफैक्ट द यहाँ पे जैसे जो बनारस में हमने जो चीज नोटिस की है ना, दैट इज पीपल आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। जैसे लोगों को लगता है कि अच्छा ये वाली चीज का इलाज यहाँ पे इतने का हो रहा है, वहां पे इतने का हो रहा है। हाँ, अग्री। सो हेल्थ केयर ना एक ऐसी चीज है विच इज वेरी, हाउ डू आई से, इट इज प्रॉब्ली मिसअंडरस्टूड अ लॉट। बहुत बार दो चीजें होती हैं, या तो हम डायरेक्टली पैसे के उससे तोलते हैं चीजों को, दूसरा एक ट्रस्ट डेफिसिट भी है
डॉक्टर्स की तरफ से भी पेशेंट की तरफ से भी एक ट्रस्ट डेफिसिट है। तो इन दोनों रीजंस की वजह से ना जो एनालिसिस होती है सिचुएशन की, लोगों की बहुत बायस्ड हो जाती है। सो बहुत बार लोग ये सोचते हैं कि अच्छा यहाँ पे 10-15 हज़ार में हमारा कम हो रहा है तो यहाँ पैसा हमारा बच रहा है। हाँ लेकिन हेल्थ केयर एक चीज़ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊँ, जो ब्लड टेस्ट होते हैं हमारे, जो ब्लड टेस्ट नॉर्मल सीबीसी आरएफटी वगैरह टेस्ट होते हैं, जो उनकी मशीनें होती हैं, उनका जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाता है 4-5 लाख से भी, मशीनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और वो जाता है 1.5 से 2 करोड़ तक भी जाता है उनका कॉस्ट वाह मशीन्स का। इतना सो देयर डिफरेंस इज अ ह्यूज डिफरेंस। एंड वो चीज़ हमें नहीं समझ आ रही है, हमें सिर्फ इतना समझ आ रहा है कि अच्छा मेरा सैंपल लिया था, मेरी हाँ रिपोर्ट दे दी है, करेक्ट करेक्ट ये तो 200 रुपये ले रहा है, वो तो 500 रुपये ले रहा है, वो बंदा तो चोर होएगा। करेक्ट तो ये वाली चीज़, और ऑब्वियस ही बात है, आई थिंक जिस जो कर रहा है चीज़, जो चीज़ अच्छी क्वालिटी की कर रहा है, उसकी ड्यूटी भी है कि एक्सप्लेन करे कि क्यों वो अच्छा है या क्यों एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है। एंड हेल्थ केयर जैसी चीज़ में तो आई थिंक डेफिनेटली वी शुड ऑलवेज फोकस ऑन एक्सेलेंस एंड क्वालिटी। 10-5-10% रुपए भी ऊपर नहीं है। नीचे देखना ही नहीं चाहिए हेल्थ केयर में। लेकिन इसमें एक दो रोल भी है, मतलब ऑफ कोर्स इट इज ये इशू होता है, लेकिन ये भी तो होता है ना कि आदमियों की मतलब मरीजों का ये नोशन बन जाता है यार डॉक्टर साहब तो यहाँ भेज रहे हैं, यहीं से कराना पड़ेगा। तो हाँ ये ऐसा क्यों होता है कि जनरली डॉक्टर्स बोलते हैं कि यार उनको इस यहीं से आप एक्सरे करा लीजिए या यहीं से, व्हाई इज इट सो? लैब्स का ना क्या होता है, एटलीस्ट आई टेल, लैब्स का एंड डायग्नोस्टिक दो अलग हम्म चीजें हैं। एक तो जो खून और यूरिन वगैरह के जांच हो टेस्ट गई, होते हाँ हैं जी हमारे, करेक्ट। एक हो गया हमारे डायग्नोस्टिक्स हो गए इन द सेंस कि सीटीज हो एक्सरे गए हाँ। सीटी। तो लैब टेस्ट की जब आप बात करो तो उसमें क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं जिससे फर्क पड़ेगा। एक तो क्वालिटी ऑफ लैब इक्विपमेंट, दूसरा द एक्सपर्टीज ऑफ द पैथोलॉजिस्ट हु इज डूइंग द द डायग्नोसिस पैथोलॉजिस्ट और द माइक्रोबायोलॉजिस्ट और द बायोकेमिस्ट हु इज स्टडिंग द रिपोर्ट्स, जो वो टेस्ट को देख रहा है। तीसरी चीज होती है आपकी लैब की अक्रेडिटेशन। ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। सो सपोज आपको कोई रेकमेंड कर रहा है तो चलो अलग बात है, वो रेकमेंड कर रहे हैं, उनको ये बैकग्राउंड चीज मिल रहा उन्होंने है। करी है। सपोज आप अपने आप से कभी किसी कोई टेस्ट करा रहे हो ना, तो हमेशा लैब्स में ये वाली चीजें जरूर देखो। शायद आपको इक्विपमेंट के बारे में ना पता चले, लेकिन ऑलवेज लुक फॉर NABL। ये अच्छा 4 लेटर्स, ये नेशनल बोर्ड ऑफ अक्रेडिटेशन है फॉर लेबोरेटरीज। इसमें क्या है, ये सरकार की बॉडी है जो रेगुलरली चेक करती है कि जो समझ गया। पैथोलॉजिस्ट हैं वो बैठे हैं वहाँ पे या नहीं बैठे, जो मशीन्स हैं वो रेगुलरली कैलिब्रेट हो रही है या नहीं हो रही, जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं वो एक स्टैंडर्ड लैब से कंपेयर करके वो नॉर्म सिमिलर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। करेक्ट सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो लैब्स में इन तीनों चीज़ों का फर्क पड़ेगा। हो सकता है नो अ पैथोलॉजिस्ट पर्सनली जिनकी रिपोर्ट मैं एकदम ट्रस्ट करता हूँ ब्लाइंडली, स्पेशली हाँ सर्जन्स है ना, सर्जन्स का और भी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है पैथोलॉजिस्ट के ऊपर, बिकॉज जो भी स्पेसिमेन वो ले रहे हैं सर्जरी का, दैट विल गो टू अ पैथ लैब एंड द पैथोलॉजिस्ट विल डायरेक्टली एग्जामिन अंडर माइक्रोस्कोप। करेक्ट। तो वो पर्सन से वेरी बहुत करता है, पर्सन टू पर्सन। तो इसमें जो डायग्नोस कर रहा है उसका भी बहुत बड़ा प्ले है, बहुत बहुत बड़ा। बड़ा प्ले है। मतलब सर्जन, फॉर एग्जाम्पल एक कैंसर की सर्जरी हुई है, कैंसर ट्यूमर निकाला है, अब उसके आसपास का टिश्यू मार्जिन देख रहे हैं, वो पैथोलॉजी हाँ इतना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो बंदे की लाइफ चेंज लाइफ चेंज करेगा। कर आगे का, देगा। आगे का उसका इलाज कितना मिलना है, कैंसर रिकवर हो रहा है नहीं हो रहा। तो ये सर्जन उसी बंदे को भेजेगा जिसपे उसको बिल्कुल ट्रस्ट है कि हाँ भाई इसकी करेक्ट रिपोर्ट में एब्सोल्युटली ट्रस्ट ट्रस्ट करता करता हूँ। हूँ करेक्ट। दूसरी चीज आ जाती है हमारा डायग्नोस्टिक, जो एक्सरे और सीटी स्कैन होते हैं। इसमें भी जो इंपॉर्टेंस है, एक तो चीज है कि हमारी इमेज दे रही है आपको, सीटी स्कैन इमेज आपको एक बना के दे रही है, फोटो बना के दे रही है, लेकिन उस इमेज को एनालाइज करना, उसके अंदर छोटी छोटी नुआंसेस है। ब्लड का फ्लो देखना होता है कई चीजों में, ब्लड वेसल्स का डायमीटर देखना, और कर बहुत छोटी छोटी ऐसी चीजें होती हैं जो वही बंदा पकड़ सकता है जो उस चीज में एक्सपर्ट है। जानता हूँ उस फोटो चीज तो को। बना के दे देगा बंदा, अब फोटोग्राफर कोई है वो फोटो तो कोई भी खींच हाँ देगा, करेक्ट। लेकिन जो डेवलप कर रहा है और उसके अंदर जो आर्ट है, इमोशन है। वो जो चीज है पकड़ने वाली, वो सिर्फ जो एक्सपर्ट है वही पकड़ सकता है। क्योंकि मैंने रिसेंटली बहुत टाइम मैंने देखा है बनारस में भी, वो बाहर में रहते थे तो वहाँ पे टेक्नीशियंस अलग होते हैं जनरली। व्हाट हैपेंस इज कि वही एक्स डॉक पे एक फॉर्मेट बनाते हैं, उसमें यस नो की रेंज देख लेते हैं, जैसे यस और नो। करेक्ट। तो इसमें भी बहुत वो होती है चीजें एक्यूरेसी के बेसिस पे। टेक्नीशियंस का मेनली जो काम होता है, जैसे कार्डियोलॉजी में भी या किसी भी और लैब्स में, टेक्नीशियंस का ज़्यादा काम रहता है मशीन की हैंडलिंग, जो पेशेंट आ रहे हैं उनके साथ इंटरेक्शन, मशीन्स की हैंडलिंग। एंड धीरे धीरे टाइम के साथ ये लोग इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि बहुत अच्छा ओपिनियन एक दे दे देते हैं पाते हैं। चीज़ों के बारे में। सो जो इनिशियल चीज़ें हैं वो टेक्नीशियंस बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट द फाइनल थिंग हैज़ टू गो थ्रू अ डॉक्टर, एंड डॉक्टर दैट्स वेयर दिस NABL इज इम्पोर्टेंट। अंडरस्टूड। बिकॉज
जो आजकल जो इतनी अच्छी मशीन आ रखी है CBC RFD, ये मशीन अपने आप ही रीडिंग देती है, उसमें टेक्नीशियन का भी रोल नहीं है, मशीन अपने आप रीडिंग देती है। लेकिन पैथोलॉजिस्ट का या डॉक्टर का वहां पे क्या काम है, अच्छा जी ये पेशेंट आया था पेट में दर्द के साथ, अब इसकी ये वाली रिपोर्ट जो अमाइलेस और लाइपेस है ये ज्यादा आया हुआ है, एक चीज ज्यादा ये कोरिलेट हो रही है नहीं हो रही उसके सिम्टम्स के साथ, तो वो मैच द कॉलम वही करता है फिर बैठा के। डॉक जो कोरिलेट कर रहा है वो डॉक्टर करेगा और वही देखेगा अच्छा ये वाली चीज इससे मैच हो रही है या सारी चीज मैच हो रही है। वो टेक्नीशियन क्या करेगा कि आपके 100 पेशेंट के हीमोग्लोबिन के टेस्ट हुए और इसने 100 पेशेंट का इकट्ठे देखा, यार सब लोगों का कुछ ज्यादा आ रहा है, हाँ। तो इसका मतलब है शायद कुछ मशीन में इशू हो, ये टेक्नीशियन का रोल है। समझ फिर गया। टेक्नीशियन अपना वो रन तो थ्रू सेकंड करके चेक करने के लिए डॉक्टर फर्स्ट फिल्टर टेक्नीशियन काम करेगा करेगा। एंड देन द डॉक्टर विल वेरीफाई वेदर दिस इज फिटिंग क्लिनिकली इनटू द सिनेरियो और नॉट। अंडरस्टूड। How easy and how difficult is it working in Banaras? आपको डेली मरीज बहुत सारे मिलते हैं, तो हाउ इज एक्सपीरियंस हियर? यार द एक्सपीरियंस हैज बीन अमेजिंग, मतलब इजी और डिफिकल्ट तो आई डोंट थिंक कि कुछ ज्यादा होता है दिमाग में होता है आपके इजी डिफिकल्ट, बिकॉज आप सोचने चलो तो यार दिमाग खराब हो जाएगा कि डिफिकल्ट तो क्या क्या चीजें हो जाती हैं, बट ये है कि इट इज अ वेरी different experience definitely. The kind of patience that you see over here, the kind of relationships that you build over here, the bonds that you build over here are different. यहाँ पे लोगों के बात करने का तरीका अलग है। बहुत ही मतलब प्यारा तरीका है, कैजुअल है। कैजुअल, हाँ कैजुअल भी है एक तरीके से, बट एक एक अपनापन सा भी है। तो मैं जैसे दिल्ली से हूँ तो हमारा बोलने का तरीका थोड़ा अलग है, यहाँ पे तो बहुत मतलब अच्छा मेरे को लगता है वो, मैं बोलना बहुत अच्छा आता है लोगों को, बनारस के लोग क्या बोलते हैं यार मैं सीख रहा हूँ, वो चीज़ें सीख रहा हूँ धीरे धीरे। नहीं, वेरी गुड। और हमको ये बताइए कि आई हैव सीन रिसेंटली, जैसे मैं जिम में भी जा रहा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ आजकल, ये यंग लोगों की डेथ्स इज हैपनिंग वेरी, मतलब एट वेरी यंग एज। तो ये क्यों हो रहा है? हम लोग को डर लगता है वैसे, बट व्हाई इज इट हैपनिंग? सो हाँ, दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यार। तो हमने बात की थी हार्ट अटैक के बारे में, करेक्ट। नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कार्डियक अरेस्ट। दोनों डिफरेंट रहता है। हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट बहुत अलग चीजें हैं। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है, हार्ट अटैक का मतलब था कि कोई भी आर्टरी में ब्लॉकेज होने की वजह से हार्ट का मसल मरने लग गया। कार्डियक अरेस्ट का मतलब है किसी भी रीजन की वजह से हार्ट हमारा चलना बंद कर जाए, पूरा हार्ट चलना बंद कर जाए। हार्ट अटैक में ऐसा नहीं हो रहा कि हार्ट चलना बंद कर रहा है, हार्ट हमारा चल रहा है, नॉर्मली पंप कर रहा है, सपोज ये वाले पार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा तो अब ये पंप करना कम हो जाएगा, लेकिन हमारा हार्ट चल रहा है। कार्डियक अरेस्ट में ये हो रहा है कि हमारा हार्ट जो है चलना बंद हो गया, मर गया। अरेस्ट का मतलब बंद हो जाना। कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कारण होते हैं, वन ऑफ द कॉमन रीजंस इज हार्ट अटैक। तो अगर हार्ट अटैक बहुत सिवियर है, बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हैम्पर्ड है, बहुत टाइम से है, तो हार्ट अटैक एक कॉज बन सकता है कि हार्ट बंद हो गया बिकॉज इतना डैमेज हो गया उसके अंदर। लेकिन हार्ट अटैक के अलावा भी बहुत सारे रीजन होते हैं कार्डियक अरेस्ट के। इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, बिकॉज हार्ट इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑर्गन, ठीक है, इसके बारे में मैं थोड़ा बाद में बताएंगे। इलेक्ट्रिकल रीजंस होते हैं, हमारी हार्ट बीट कम या ज़्यादा हो सकती है। इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारी बॉडी में, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये ऊपर नीचे होने की वजह से हमारे हार्ट की एक्टिविटी बंद हो सकती है। कई कॉन्जेनाइटल बीमारियां होती हैं बचपन की, बहुत सारे रीजंस हैं कार्डियक अरेस्ट होने के। तो हम जो न्यूज़ देखते हैं या वीडियोस वगैरह देखते हैं इसमें पेशेंट सडनली कोलैप्स हो गया, तो दिस इज क्लिनिकली कार्डियक अरेस्ट, हार्ट बंद हो गया। हमें ये नहीं मालूम कि वो हार्ट अटैक की वजह से है या किसी और रीजन से है, राइट। सो एक चीज तो ये है। अब दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि व्हाई आर दीज केसेस राइजिंग, राइट। सो एक तो हो सकता है कि हार्ट अटैक्स ही बढ़ रहे हो, जो कारण भी है कार्डियक अरेस्ट का। और हार्ट अटैक बढ़ने के कारण क्या है, वो हमारे 4-5-6 कारण हैं जो आजकल लास्ट 5 या 10 सालों में बढ़े हैं। स्ट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट important reasons that I'll say, which is very commonly ignored. स्मोकिंग, अल्कोहल, रिक्रिएशनल ड्रग्स की यूजेज बढ़ी है लास्ट 5 या 10 सालों में। बाहर का खाना बहुत बढ़ा है लास्ट 5 या 10 सालों में, स्पेशली होम डिलीवरीज और इन सब की कन्वीनियंस के बाद। एंड बाहर का खाना इंक्लूडिंग द रेस्टोरेंट खाना दैट वी आर गेटिंग एंड ऑल्सो द पैकेज्ड फूड्स। पैकेज फूड्स में जो सबसे डेडली चीज है दैट इज पाम ऑयल, विच इज वन ऑफ द वर्स्ट ऑयल्स। ऑलमोस्ट इन एवरी कोई भी आप पैकेट, कोई भी बिस्किट, नमकीन, ब्रेड, रस्क, इन चीजों का आप पैकेट खोल के देख लो, उसके पीछे में पाम ऑयल, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड मैदा, अल्ट्रा प्रोसेस्ड कॉकटेल है, ये खराब करने वाली है हमारे शरीर को। ये चीज बड़ी है। पोल्यूशन डेफिनेटली बढ़ा है। एंड लास्ट 5 years में कोविड था एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर।
कोविड एक ऐसी डिजीज थी विच वाज वन ऑफ द वायरल इलनेसेस विच वाज एसोसिएटेड विद थ्रोम्बोसिस। बहुत लोगों को ये लगता है कि सारा स्कैम जो था कोविड वैक्सीन का था। मेरा क्वेश्चन अगला हाँ, यही था। तो बहुत लोगों को ये लगता है कि जो सारा स्कैम है वो कोविड वैक्सीन का था, बट हमारी ना स्पेशली एज ह्यूमंस एंड इवन मोर सो एज इंडियंस हमारी टेंडेंसी रहती है कि ब्लेम, हाँ, कि कुछ भी हो जाए, ये चीज तो हुई, पूरी जिंदगी मैंने सुट्टा मारा है, लेकिन अभी जो तकलीफ हुई है ना वो हॉस्पिटल की वजह से ही हुई है। तो ये हमारी एक नेचुरल टेंडेंसी है, ऐसा नहीं कि मैं इससे अलग हूँ, हम हाँ, लोग की हाँ, नेचुरल टेंडेंसी की ब्लेम हम सबसे पहले शिफ्ट डालते हैं। करते हैं, हाँ। बट ओवरऑल अगर हम फिगर्स देखें तो कोविड का जो थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है क्लॉट बनना, या तो आर्टरीज में या वेन में। तो कोविड का जो रिस्क फैक्टर था ऑफ थ्रोम्बोसिस दैट वाज 1 to 2%। माने अगर 100 लोगों को बीमारी हो रही है तो 1 या 2% को क्लॉट बनने का रिस्क है। ये क्लॉट हार्ट की नलियों में भी हो सकता है, लंग्स की नलियों में भी हो सकता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हम्म, बोलते हैं। एंड ये दोनों चीजें लाइफ थ्रेटनिंग है। कोविड की वैक्सीन का जो रिस्क है दैट इज लेस देन 0.001, माने उससे भी कम है। इनफैक्ट 1 in a million था ऑलमोस्ट, जब फर्स्ट टाइम आई शुरू थी हुआ था, हाँ। तो 1 in a million था। और इस मामले में जैसे हमें अपनी मम्मी की हर बात सच नहीं माननी चाहिए, जैसी तुम लाखों में एक हो। तो हम इतना लाखों में नहीं, एक भी नहीं। नहीं है। बट हैविंग सेड दैट, जब आप ये सोचो 1 million का मतलब है 10 लाख, 10 लाख में से एक बंदे को होएगा, 1 करोड़ में से 10 को होएगा, 10 करोड़ में से 100 को होएगा, 100 करेक्ट, करोड़ में से 1000 को होएगा। जब 1000 को उसकी वजह से हो रहा है तो 1000 में से 10, 5 या 10 की वीडियो तो हम देखेंगे ही देखेंगे देखेंगे। और वही वही और फैल रहा है। इतने बड़े स्केल पे जब आप दे रहे हो, कोई भी हेल्थ मेजर हो रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऐसा नहीं होएगा कि इट विल बी विदाउट रिस्क्स। बट द थिंग एज अ पब्लिक हेल्थ थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज कि इट इज द रिस्क बेनिफिट रेशियो। करेक्ट, कोविड वैक्सीन की वजह से अगर आप किसी भी डॉक्टर से पूछो ना, या किसी भी पैरामेडिकल कोई भी बंदा जो हॉस्पिटल में काम कर रहा है, उस टाइम पे जितना हॉरर, हॉरर इज हाँ, आई थिंक इज द राइट वर्ड, राइट वर्ड, जितना करेक्ट, हॉरर हम लोगों ने देखा है, इट इज अनइमेजिनेबल यार। एंड स्पेशली सेकेंड वेव में और वैक्सीन के बाद इट वाज अ मैजिकल रिडक्शन इन द नंबर्स। करेक्ट, वैक्सीन का ऑलमोस्ट मोर देन 99% एफिकेसी था, बीमारी होने से बचाने का उसका 70, 80, 85% था, 70 to 85% लेकिन था। रिकवरी में था। लेकिन सीरियस इलनेस, वेंटिलेशन की रिक्वायरमेंट और आईसीयू एडमिशन, बहुत अच्छी एफिकेसी थी। सो हम बात कर रहे थे कि जैसे क्यों यंग लोगों में ज्यादा हो रहे हैं, तो कोविड ज्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। वैक्सीन वेरी वेरी नेग्लेजिबल रिस्क, मतलब ऑलमोस्ट अभी तक कुछ उसका ज्यादा प्रूव ही नहीं हो नहीं पाया हुआ है है, इतना ज्यादा। और वी हैव सिग्निफिकेंट डेटा, सीडीसी जो अमेरिका की बॉडी है, करेक्ट, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, उनका एक अच्छा स्टेटमेंट आया था, एंड दैट इज आफ्टर 3 or 4 years ऑफ द वैक्सीन। सो ये 5-6 रीजंस है, हमारी इनएक्टिविटी और सेडेंटरी बढ़ने के लाइफस्टाइल, लिए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये 5-6 रीजंस, इसकी वजह से अब यंग लोगों में ज्यादा हो रहा है। एंड हार्ट अटैक, हार्ट अटैक के अलावा और भी रीजंस है, कार्डियक अरेस्ट होने के हमने डिस्कस किया। तो कॉन्जेनाइटल बचपन की बीमारियां हो सकती है लोगों को जो अनडायग्नोज्ड हो। जो हेरिडिटरी चली आ रही है, तो हेरिडिटरी भी होती है ना लोगों को। जैसे अगर किसी को पेरेंट्स को होता है, जनरली एक जनरेशन छोड़ के कहते हैं, अगर किसी को डायबिटिक है तो जनरली एक जनरेशन छोड़ के आगे कैरी फॉरवर्ड होता है, ऐसा है क्या? 100% है। हेरिडिटरी ना एक बहुत अम्ब्रेला सा टर्म है, उसके अंदर अलग अलग टाइप की बीमारियां होती समझ हैं। गए। कई बीमारियां होती हैं विच आर ऑटोसोमल डोमिनेंट, कि अगर मुझे बीमारी है तो डेफिनेटली मेरे प्रोजनी में या मेरे बच्चों में मुझे जाएगी, बिकॉज वो जो जीन है उस बीमारी का दैट इज अ डोमिनेंट जीन। इसका मतलब जैसे एक जीन पापा से आता है, एक जीन मम्मी मम्मी से से आता आता है। है, और हर चीज के में ऐसा होता है। तो अगर ये डोमिनेंट जीन है तो ये मोस्टली जाएगा ही जाएगा। कई बीमारियां होती हैं जिनका रिसेसिव जीन होता है, माने अगर मुझे भी है वो और सबको वाइफ को जाएगा। भी है तो बच्चे में जाने का ज्यादा रिस्क है। समझ गए। जैसे थैलेसीमिया एक बीमारी ऐसी है, तो हाँ, थैलेसीमिया में किसी एक को हो जाएगा। दोनों का अगर है थैलेसीमिया माइनर, तो बच्चे में होने का 25% चांस होता है। समझ गए। कई बीमारियां होती हैं जो पॉलीजेनिक होती हैं, पॉलीजेनेटिक या पॉलीजेनिक होती हैं, जिसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। का रोल होता है। तो ऐसी वाली बीमारियों में चांसेस होते हैं, इन द सेंस कि अगर हमारे समझ गया। फैमिली में हार्ट की बीमारियों का चांस है तो मेरे में चांस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे होएगी ही होएगी, बट आई हैव टू बी एक्स्ट्रा श्योर। एंड इसका भी बहुत अच्छा डेटा है, इवन लैंडसेट में इसके ऊपर स्टडी छपी थी कि इफ योर लाइफस्टाइल इज मेंटेन्ड, जो ये वाली पॉलीजेनिक बीमारियां हैं ये बहुत ज्यादा आप कम हो हद जाएंगे। तक इनको प्रिवेंट करके रख सकते हो। एंड हाउ अबाउट योर लाइक सोशल लाइफ, बिकॉज आई एम श्योर आपके पास टाइम तो होता नहीं, बिकॉज यू आर ट्रैवलिंग, यू आर अगेन अटेंडिंग योर पेशेंट्स। तो हाउ हाउ व्हाट इज द सोशल लाइफ हियर? यार इसमें ना एक वेन डायग्राम, आई थिंक वो जो 3 गोलों वाला होता है, वेन डायग्राम बोलते हैं उसको। तो वेन डायग्राम एक होता था। तो इसके लिए भी ना एक वेन डायग्राम हम लोग बनाते थे अपना, कि डॉक्टर्स की लाइफ में ना एक
प्रोफेशनल एंड पढ़ाई, एक ये है, दूसरा आपका सोशल है, और तीसरा आपकी स्लीप है। तो ये ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये तीनों आपको मिल जाए, हाँ तो आपको कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो कई डॉक्टर्स होते हैं वो सोशल लाइफ सैक्रिफाइस कर देते हैं, हम लोग हैं जो हम स्लीप सैक्रिफाइस करके रखी हुई है। ऑल्दो हम रेकमेंड सबको यही करते हैं, लेकिन हमारे पास अब ऑप्शन बचती नहीं है। तो हम अब धीरे धीरे उस जोन में आ गए हैं, स्पेशली आफ्टर मैरिज, थोड़ा मैच्योर होने के बाद और रिस्पॉन्सिबल होने के बाद हम स्लीप को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। करेक्ट। एंड तो यही था कि उस टाइम पे तो हमारा ऐसे ही होता था कि यार सोते होते बहुत ही कम थे। बहुत बार हम लोगों ने 1 घंटा 2 घंटा पे दिन निकाला हुआ है, बिना सोए दिन निकाले हुए हैं। कैफीन पे भी, कैफीन हमारा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। सो आई विल डेफिनेटली नॉट रिकमेंड दैट लाइफस्टाइल टू एनीवन, बट ये है कि हाँ, डॉक्टर्स की लाइफस्टाइल एक्चुअली हेक्टिक होती है, व्हाट आई सीन। कोई ऐसा मैंने नहीं देखा कि बहुत फ्रेश उठ के आ गया और फ्रेश दिन भर रहो, एंड में फ्रेश ही बैठा हो, बिकॉज इट्स टायरिंग। मतलब कुछ नहीं यार, हम लोग, मैं कल बता रहा हूँ ना, कल भी हम लोग में सोते सोते ऑलमोस्ट हमें 3 साढ़े 3 बज गया था, एंड आई वोक अप एट 6 o'clock अभी। wow, तो वो तो मतलब इट्स बिकम काइंड ऑफ used to पार्ट it, एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। आई थिंक इट्स डेफिनेटली मेड अस वेरी स्ट्रॉन्गर इन दैट सेंस कि हाँ, हम कुछ भी झेल लेते हैं, लेकिन हाँ, एज यू ग्रो अप, एज यू बिकम मोर मैच्योर, आई थिंक धीरे धीरे वो चीज़ हम चेंज हो इम्प्रूव कर जाती रहे है। हैं। या एंड व्हाट वुड यू सजेस्ट टू द ऑडियंस फॉर, जैसे क्योंकि अभी मिथ मैंने देखे थे कि एक इंस्टाग्राम में पेज है फूड फार्मर करके बंदा है, तो वो उसने लेबल्स पढ़ना सिखाया, उसने मेरी कोल्ड ड्रिंक छुड़वाई लिटरली, मतलब इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लीव। तो यही जानना है कि व्हाट वुड यू सजेस्ट कि आदमी किस तरह से हेल्दी खाना पीना कर पाए घर पे। जैसे इफ फॉर एग्जांपल इफ आई एम यूजिंग एन ऑयल टू कुक फूड, हाँ, व्हाट इज अ रिकमेंडेड ऑयल? अच्छा, ऑयल के बारे में बताता हूँ, बाकी तो खैर बहुत लंबा चौड़ा डाइट हम लोग देते हैं। ऑयल के बारे में अगर हमें समझना है ना, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ऑयल फैट है, इट इज अ फैट, इट्स अ सोर्स ऑफ फैट फॉर अस। मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं हमारे फैट, प्रोटीन और कार्ब्स। कार्ब्स 3 होते हैं। मैक्रो का मतलब है जो ज्यादा क्वांटिटी में हमें खाने हैं दिन में। फैट्स मेनली हमें क्या देते हैं कि थोड़ा एनर्जी देते हैं, फैट्स का ये रोल है। प्लस हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंट काम होता है, जैसे नर्व फंक्शन, कई चीज़ों में हार्ट का फंक्शन, इसमें भी फैट्स एसेंशियल होते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम बिल्कुल ही फैट फ्री रहें। करेक्ट। एक पॉइंट ये। अब फैट्स के अंदर 3 तरीके के फैट आते हैं, या फैट्स का जो बेसिक कॉम्पोजिशन होता है वो फैटी एसिड्स होता है। ठीक है। 3 तरीके के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड में 2 तरीके के, मोनो एंड पॉली। ठीक है, ये 3 हो गया, सैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली poly. अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैट्स है या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स है, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। ये हमारा जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाते हैं, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। एंड सैचुरेटेड फैट्स का एग्जांपल है बटर, घी, रेड मीट, ये सारी चीजें सैचुरेटेड फैट्स का है। तो सैचुरेटेड फैट्स हमारा ऑलवेज दिन की जो कैलोरीज है उसका लेस देन 5 to 10% हमारा जाना चाहिए सैचुरेटेड Okay. फैट्स। घी के बारे में भी बात करेंगे। घी इज नॉट अ वेरी बैड फैट एज सच। पहले उसको बहुत विलेनाइज किया था कि घी बेकार है, ये है, बिकॉज उस टाइम पे रिफाइंड ऑयल्स और इन सब कंपनीज ने बहुत अच्छा खासा एक प्रोपोगंडा चलाया था घी के अगेंस्ट। तो घी में बहुत अच्छे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी हैं, ब्यूटायरेट्स हैं, हमारे इम्यूनिटी के लिए और इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अच्छे कंपोनेंट्स हैं घी में। बट बिकॉज घी इज अ सैचुरेटेड फैट, हमें बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए। अच्छा है, लेकिन 5 या 10 ग्राम से उसको नीचे रखना है दिन का। ये चीज हो गई सैचुरेटेड फैट्स की। जो भी हमारे रिफाइंड हम चीजें खाते हैं, ये सारा कुछ इसमें आता है, पाम ऑयल में भर भर के हैं। पाम ऑयल तो दूसरा आता है हमारा मोनो अनसैचुरेटेड। मोनो बहुत अच्छे हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, काफी अच्छे फैट्स हैं। ये आते हैं हमारे ऑलिव ऑयल में, जो एवोकाडोस खाते हैं, ये सारी चीजों में हमारे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आते हैं। मतलब गिवन एन ऑप्शन, ऑलिव ऑयल इज बेटर देन रिफाइंड ऑयल 100% बेटर। एक और पॉइंट इसमें मैं बताऊंगा बाद में। पॉली में ये जो हम सुनते हैं ना, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ये सब आते हैं हमारे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में, राइट? ओके। तो ओमेगा 3 अच्छा है, हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए अच्छा है। ओमेगा 6 जरूरी है बॉडी के लिए, लेकिन अगर ओमेगा 6 ज्यादा मात्रा में दिया जाए तो अपने आप में ये इन्फ्लेमेशन और कैंसर रिस्क बढ़ा सकता है। तो बहुत लोगों को लगता है ओमेगा 6 और 3 दोनों हमारे लिए हेल्दी है, तो ये खाते रहेंगे हम, लेकिन ओमेगा 6 अगर ज्यादा मात्रा में लिया जाए सो दैट इज अ अनहेल्दी थिंग। द रेशियो इज इंपॉर्टेंट ओमेगा 6 और 3 का। तो इसीलिए हमारे लिए ओमेगा 6 और 3 का जो रेशियो हम ले रहे हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका रेशियो अच्छा होता है सरसों के तेल में, ऑलिव ऑयल में भी बहुत अच्छा है। तो ये वाली सारी चीजों में रेशियो बहुत जरूरी होता है।
प्लस ओमेगा 3 रिच चीजें हमारे लिए बहुत अच्छी है, जैसे फ्लैक्स सीड्स, वेजिटेरियन ज्यादातर लोग हैं बनारस में, फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स, वॉलनट माने हमारे अखरोट, उसके बाद सोयाबीन, ये सब सारी चीजों इंक्लूडेड में है। ओमेगा 3 होता है। तो जितना ज्यादा ओमेगा 3 को रखेंगे, ये हमारा ओमेगा 6 और 3 का रेशियो बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। रखेगा। ये हमारा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट की कॉम्पोजिशन क्या होना चाहिए ऑयल का। थर्ड पॉइंट ये है कि हमारा हर ऑयल का एक स्मोकिंग पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे जब उसको हीट करेंगे तो उस पॉइंट के बाद उसके अंदर डेंजरस केमिकल्स बनने लग जाते हैं। ऑलिव ऑयल वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स ऑन पेपर है, एंड अच्छा, माइंड यू दिस इज एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, नॉट द रिफाइंड नॉर्मल ऑलिव है, ऑयल, हाँ, समझ गया। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल। ये बेस्ट ऑयल है हमारे लिए ऑन पेपर, लेकिन अगर आप इसको हीट ज्यादा करोगे तो इसमें बहुत डेंजरस केमिकल्स भी बन जाते हैं। तो बहुत लोग ये समझ के मुझे डीप फ्राई करते रहते हैं ऑलिव ऑयल, हम पकोड़े खाएंगे जी ऑलिव ऑयल के, लेकिन वो ऑलिव करेक्ट है, ऑयल हाँ, बिल्कुल जो सही है वो डेंजरस केमिकल बना देगा उसके अंदर। तो हीट पॉइंट या स्मोक पॉइंट बहुत जरूरी है। तो 3 हमारे तरीके के यूज आते हैं किचन में। एक आता है डीप फ्राई के लिए, हाँ, तो सबसे अच्छा स्मोक पॉइंट वाला ऑयल आप यूज करो। इसमें बेस्ट ऑयल आता है आपका एवोकाडो ऑयल, जिसका रेशियो भी बेस्ट अच्छा, है और स्मोक पॉइंट भी सबसे अच्छा अच्छा है। है, बट इट्स वेरी वेरी एक्सपेंसिव। ऑलिव ऑयल हमारा 400-500 ml ऑलिव ऑयल आता है 2100 रुपए का। तो ऑलिव ऑयल थ्योरेटिकल डिस्कशन में अच्छा हाँ, लगता है, डिस्कशन है। लेकिन अगर प्रैक्टिकली हम बोले ऐसा ऑयल जिसका रेशियो भी अच्छा है और स्मोक पॉइंट भी अच्छा है, तो दैट इज पीनट ऑयल। ओह, पीनट ऑयल इज अ डिसेंट ऑयल फॉर डीप फ्राइंग। समझ गया। दूसरा आता है जो अपना घर की सब्जियों में दाल वाल तड़का हाँ, वड़का हाँ, लगाने में, तो वो ये भी। वाली चीजों में हमारा बेस्ट जो तेल है वो सरसों का तेल है, कच्ची घानी सरसों का तेल। ओह, वन ऑफ द बेस्ट ऑयल्स, वेल स्टडीड, रेशियो जो ओमेगा 6 वाला रेशियो मैं बता रहा था वो भी बहुत अच्छा है इसका, और जो मुफा है इसके अंदर मोनो अनसैचुरेटेड वे भी अच्छे हैं। तो उसमें तड़के के लिए घी वर्सेस इसमें ये जीतेगा, एनी डे सरसों बेटर है ऑयल। बिकॉज क्वांटिटी कम यूज होगी। समझ तो गया। हमें घी हमेशा टच करने के लिए चीजों हाँ, पे ये तो लगाना है, होता है। टेस्ट के लिए लगाना है, लेकिन पकाने में नहीं थोड़ा तो अवॉइड करो। ऑल्दो घी का भी स्मोक पॉइंट बहुत अच्छा लग होता है। जाता है। तीसरा आता है हमारा सैलेड्स में, ड्रेसिंग में, इसके हुँ, लिए बेस्ट आता है हमारा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, बिकॉज इसका स्मोक समझ पॉइंट गया। सबसे कम है। तो एज मच एज पॉसिबल, जैसे हमस में डलता है, हाँ, हाँ, ऊपर सैलेड्स से में डल डल जाता जाता है, है, ऑलिव ऑयल का यहाँ रोल है। उसमें पकौड़े अगर तल लिए तो तो फिर खत्म। ऑलिव ऑयल का काम ये वो है। तो एयर फ्रायर भी मिथ ही लगता है मेरे को, क्या फ़ायदा है एयर फ्रायर में भी, आप ऑलमोस्ट तल के ही खा रहे हो, मतलब उसमें ऑयल थोड़ा कम लग जाता है, कम लगता है, नो नहीं डाउट। डेफिनेटली एयर फ्रायर में ऑयल कम लगता है, वो तो है, बट हाँ चॉइस ऑफ ऑयल इंपॉर्टेंट है। हाँ, और वर्स्ट ऑयल्स भी हमें पता होने चाहिए जिनसे हमें बचना है। ट्रांस फैट से हमें बचना है। एक तो हमने ये सब बता दिया, ट्रांस फैट सबसे घटिया फॉर्म ऑफ फैट है जो ब्लॉकेज थोड़ा भी खाएंगे तो कराएगा। वनस्पति सबसे घटिया जो चीज है वो वनस्पति है, ये जो सड़क पे 3 रुपए के समोसे मिलते हैं, किसमें बनते होंगे? इसी में बनते होंगे, किसमें या बनते तो हैं? वनस्पति या पाम ऑयल, ये 2 चीजों में बनते हैं। और हमें बहुत सारे लोगों को लगता है रिफाइंड बहुत सनफ्लावर अच्छा है, ऑयल भी, हाँ, बहुत अच्छा होता है। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल भी नहीं बहुत है। अच्छा नहीं है, बेकार तेल है। तो वर्स्ट ऑयल्स में हमारा वनस्पति आएगा, पाम ऑयल आएगा आपका, और आपका ये रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ये सारी चीज़ें भी हमारे बेकार होते हैं। सनफ्लावर ऑयल भी बेकार है। जो इंडिया में और भी 2 तेल हैं जो यूज़ होते हैं, कोकोनट एंड हाँ, घी। कोकोनट ऑयल यूज़ होता है। इन दोनों में अगेन स्मोक पॉइंट अच्छा है, बट दोनों में सैचुरेटेड फैट ज़्यादा है, तो इनको कम मात्रा में ही यूज़ करना है, लेस देन 5 to 10% ऑफ योर समझ कैलोरीज। गया। तेल एक बहुत बड़ी कहानी है यार, हाँ, हम मतलब ये तो बहुत, अभी समझ में आया मुझे, तेल में भी इतनी कला है। हाँ मैं वही तो बता रहा हूँ कि डाइट पे हम बात कर लेंगे तो बहुत, डाइट तो मतलब हम खत्म ही नहीं होता है। बट एक ओवरऑल एक निमोनिक सा है, या जो लोगों को हम एक्सप्लेन करते हैं ना अपने क्लिनिक में, दैट इज डैश, DAASSH, कि कोई भी अगर बोले कि मेरे को एक चीज बता दो जो मेरे को ओवरऑल आजीवन हेल्दी हेल्थ रहने सही में करना काम है, सही हाँ। करे, दैट इज डैश। D फॉर डाइट, A फॉर एक्टिविटी, फिजिकल हाँ, एक्टिविटी, विच इंक्लूड्स कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी, तीनों चीजें होनी चाहिए। A फॉर एडिक्शंस एज मच एज पॉसिबल, स्टे अवे। अल्कोहल, ड्रग्स, हाँ, रिक्रिएशनल ड्रग्स, सारी चीजें। S फॉर स्लीप, जो मस्त। मैं जिसमें अभी बहुत बेकार हूं, लेकिन एडवाइस 100% सबको देता हूं। स्लीप, स्ट्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट टू टैकल स्ट्रेस विच इज कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस स्ट्रेस। जो चीजें हमें स्ट्रेस दे रही है हमें मालूम है, बहुत सारी चीजें ऐसी रहेंगी जो हमें मालूम भी नहीं है वो भी हमें स्ट्रेस देती है। करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट टू सिट विद आवरसेल्व्स, आराम से सोचो बैठ के बातों को। थर्ड एस इज फॉर सिम्टम्स, कि हाँ, हमें सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना, चाहे जितनी भी एज हो यार। लास्ट 1 वीक या 10 दिन पहले हमारे पास 35 ईयर ओल्ड एक मेल आया था, नॉट 1 वीक पहले, 1 मंथ पहले। 35 ईयर ओल्ड मेल, नॉन स्मोकर, नॉन अल्कोहलिक, नॉन हाइपरटेंसिव, नॉन डायबिटिक, लेकिन ही केम विद अ मेजर हार्ट अटैक। आए थे, और बिकॉज यंग था, कोई रिस्क फैक्टर उनको लग रहा था कि मेरे को नहीं है,
2 दिन से 2.5 दिन से चेस्ट पेन था, लेकिन कुछ ना कुछ इग्नोर कर रहे थे, अलग-अलग चीज़ें कर रहे थे। हाँ, हाँ। और मतलब इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट द थिंग इज़ कि यही चीज़ सबको सीखनी है। सिम्पटम्स को एंड दैट पर्सन केम हमारे पास आए, हम लोग ने 20 मिनट के अंदर वो कैथ लैब में थे, बिकॉज़ उनका आयुष्मान भी था। हमने कहा 20 मिनट के अंदर वो कैथ लैब में थे, 25 मिनट के अंदर उनका प्रोसीजर स्टार्ट हो गया था। ऑन टेबल उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ। हिज हार्ट स्टॉप्ड। शिट। मोर देन 30 to 35 मिनट्स ही वाज गिवन सीपीआर। पूरा हमारी टीम आई थी, एनेस्थेटिस्ट सारी टीम, एंड वी वर एबल टू सेव हिम, वी वर एबल टू रिवाइव हिम। मतलब हमारी टीम बहुत अच्छी है, एवरीवन वाज एबल टू रिवाइव हिम एंड ही वॉकड आउट ऑफ द हॉस्पिटल। वाह। बट द लर्निंग पॉइंट इज दैट ही हैड इग्नोर्ड हिज सिम्टम्स फॉर 2 2-3 days। डेज। सो सिम्टम्स को तो भाई इग्नोर करना ही नहीं है। वो वाला समय चला गया कि अभी सिर्फ बूढ़ों को तकलीफ होती हाँ, थी, वो नहीं, नहीं है। वो अब उल्टा समय हो नहीं रहा है, है। बल्कि उल्टा होने लग रहा है। More than, I'll tell you a data, more than 30% of heart attacks या heart यंग diseases जनरेशन। occur in patients who are less than 45 to 50 years of age. स्कैरी More than स्टैट्स। 30%. एक और स्टैटिस्टिक बताता हूँ कि जो यंग एमआईज होते हैं या यंग हार्ट अटैक्स होते हैं, ओवरऑल वर्ल्ड में 30 to 40% हमारे कंट्री में हो रहे हैं ओवरऑल। बाप एंड रे। उनके रीजंस हमने यही बताए थे। हाँ, वो तो लाइफस्टाइल और खाने-पीने का बहुत बड़ा सो एटलीस्ट हम, चलो लाइफस्टाइल तो धीरे धीरे हमारा इंप्रूव होगा, लेकिन अगर हमें खाने-पीने सिम्टम पे। आ रहे हैं ना, एटलीस्ट ये मत सोचना कि यार मेरे को कुछ नहीं होने वाला, मैं सुपरमैन का बेटा हाँ, हूँ, मैं नहीं अमर हूँ। हूँ, वो नहीं है। और एस आ गया हमारा, ये लास्ट चीज हो गई एच। एच फॉर हेल्थ चेकअप्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने जरूरी है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड जनरली? अगर साल में कितनी बार आदमी को, फॉर एग्जांपल, अगर मुझे अपने आप को एक बार चेक कराना है डर के मारे कि भाई मेरी पूरी बॉडी में कुछ भी गड़बड़ नहीं है, हाँ। सो व्हाट इज दैट वन चेक दैट शुड अ पर्सन शुड गो फॉर? वन चेक दैट आई विल, मतलब कि जैसे इंश्योरेंस वाले जनरली आप मेडिकल इंश्योरेंस लिए होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, उसमें भी एक साल में एक बार आपको दे गिव यू, बट हाँ। जनरली उसके रिलायबिलिटी नहीं होती क्योंकि वो तो फ्री में मिल रहा है ना, तो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती है। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, एक तो ये भी मिथ है कि फुल बॉडी चेकअप, ऐसा हाँ, ये होती नहीं है। फुल बॉडी चेकअप ना नहीं होता यूजुअली, बिकॉज कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है जो आपकी सारी बीमारियां रूल आउट कर देगा। कुछ ना कुछ फिर भी निकल सकता है। बट हमें इसमें ये समझना है कि हमारे हाथ में क्या है, वो क्या सब हम है? करा सकते हैं, बिकॉज हमें पागल भी नहीं होना। बिकॉज बहुत सारे आ जाते हैं लोग कि भाई अभी हम सीटी एंजियोग्राफी भी करा देंगे, हमारा सब हाँ, करा पूरा देंगे, करा दो। सब करा देंगे। सीटी एंजियोग्राफी एक नया टेस्ट आया है, जिसमें जब नॉर्मली एंजियोग्राफी हम करते थे, कैथेटर जाता है That's it। विच गोज टिल द हार्ट, हार्ट में जाके डाई देते हैं और दिखता है कहाँ देखते हैं कि ब्लॉकेज कौन है। कौन वेसल में कितने परसेंट ब्लॉकेज है। सीटी एंजियोग्राफी में क्या होता है कि अब एक कैन्युला लेते हैं और वो कैन्युला में डाई इंजेक्ट करते हैं। सो वी डोंट हैव टू गो टू द हार्ट, हार्ट तक जाने की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड। वो ब्लड में ही इंजेक्ट हो जाती है डाई, पूरी बॉडी में जाती है, और फिर सीटी स्कैन के थ्रू उसका फोटो हो भी जाता आता है। है। तो लोगों को लगता है अरे अब तो सीटी स्कैन के थ्रू हो जाएगा, दिख बिल्कुल जाओ। बढ़िया है। लेकिन यार ये जो डाई हम दे रहे हैं, वो अपने आप से रीनोटॉक्सिसिटी है उसकी, किडनी को डैमेज करती है वो डाई। ऐसा नहीं है कि वो एकदम मजे में कुछ भी करा रहे हैं। हाँ, रेडिएशन आ रही है सीटी स्कैन में, उसका अपना एक कॉस्ट है 10-12-15 हज़ार। तो ऐसी चीजें नहीं है कि हम कोई भी एक चीज करा के कर दें। एंड ऐसा नहीं होगा कि सीटी एंजियोग्राफी अगर आज आपका नॉर्मल आ गया तो कल 4-3 ये साल साल बाद कुछ वैलिड नहीं है। होगा। हाँ, वैलिड तो रहेगा, लेकिन बाद में हो ही सकती है बीमारी। और हार्ट की और बीमारियां तो हो ही सकती हैं। करेक्ट। सो बेसिक एक जो हमें वर्कअप अपना कराना चाहिए, दैट इज ब्लड टेस्ट, जिसके अंदर आपका सीबीसी, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, वाइट सेल्स, ये सब आ जाता है। आरएफटी, जिसमें आपका किडनी फंक्शन आ जाएगा, किडनी कैसे काम कर रही है। एलएफटी, जिसमें आपका लिवर का आ जाएगा। उसके अलावा 3 मेटाबॉलिक टेस्ट हैं। शुगर के लिए HbA1c, हाँ, थायराइड के लिए एक TSH करा सकते हैं अगर कॉस्ट इशू है, वरना फ्री थायराइड प्रोफाइल पूरी करा सकते हैं। और लिपिड्स, कोलेस्ट्रॉल के लिए एक बार लिपिड लिपिड प्रोफाइल। करा है। ये 6 बेसिक टेस्ट हैं। इसके अलावा एक लाइपोप्रोटीन ए रहता है, विच इज अ मार्कर फॉर कार्डियक रिस्क, स्पेशली ऐसे लोगों में जिनका कई बार कोलेस्ट्रॉल भी नॉर्मल आता है, तो भी लाइपोप्रोटीन ए अगर ज्यादा है तो दैट कैन बी अ रिस्क फैक्टर फॉर हार्ट हाँ, अटैक। तो लाइपोप्रोटीन ए सब लोगों को लाइफ में एक बार कराना है बस, उसके अलावा नहीं कराना, और कोई बहुत महंगा भी नहीं होता। तो ये एक ब्लड पैनल है जो आप हर साल एक बार करा कराना सकते चाहिए। हो। यंग लोगों के लिए बता रहा हूँ। ओल्ड लोगों में कैंसर मार्कर्स आ जाते हैं, प्रोस्टेट के टेस्ट आ जाते हैं मेल्स में, फीमेल्स में सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग आ जाती करेक्ट। है, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग आ जाती है। उसके अलावा कार्डियक पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक बार अपना एक ईसीजी करा लो, और एक बार अपना एक 2D एको। ईसीजी क्या करता है, आपको एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट की होती है, जैसे हमने डिस्कस किया था ना, हार्ट एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल ऑर्गन है। तो जो हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हमें ईसीजी में पता चल जाएगी। कोई भी धड़कन की बीमारियां हैं, रिदम डिसऑर्डर्स, मेजर हार्ट अटैक्स हैं, ये सब भी ईसीजी में पता चल चल जाते हैं। जाते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाला है कि ईसीजी नॉर्मल है, इसका ये मतलब नहीं होता कि हार्ट की कोई बीमारी नहीं है। अच्छा।
ईसीजी नॉर्मल होते हुए भी हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं जो हो हो सकती हैं। हैं। सो ये भी बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों को कि ईसीजी अगर नॉर्मल है तो हमें बीमारी नहीं है। ईसीजी एक स्पेसिफिक सबसेट है बीमारियों का, उसके लिए है, बट अदरवाइज और बीमारियां हैं जो ईसीजी नॉर्मल होते हुए भी हो सकती हैं। 2D एको हमें बताता है कि हमारी पंपिंग फंक्शन, कितना 2D है? एको इज बेसिकली लाइक एन अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट। तो आपका पंपिंग कैसे चल रही है हार्ट की, नॉर्मल लगभग 60% होती है पंपिंग कैपेसिटी। तो अगर 100 ml ब्लड आ रहा है हार्ट के पास तो 60 ml बाहर पंप करता है, ये नॉर्मल है। पंपिंग कैसे चल रही है, वैल्व्स कैसे काम कर रहे हैं हार्ट के, बचपन की कोई बीमारियां जो हम डिस्कस कर रहे थे, होल जो होता है हार्ट में, छेद होता है लोगों को, कोई और बचपन की बीमारियां, स्ट्रक्चरल बीमारियां, ये सारी हमें एको में पता चल जाती है। तो ये एक मोटा मोटे तौर पे एक आपको अच्छा गुड General check. स्क्रीनिंग चीज दे देगा। इसमें से ये सब कुछ नॉर्मल आता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि ब्लॉकेजेस नहीं है, हो सकता है फिर भी ब्लॉकेजेस हो, इसीलिए हमारे सिम्टम्स बहुत जरूरी होते हैं। समझ गया। सो ये एक बेसिक टेस्ट है। और दूसरा ये बताइए, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ मिथ दीस डेज कि वेज वर्सेस नॉन वेज में आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा होते हैं बिकॉज उसमें ऑयल बहुत ज्यादा यूज होता है खाने में बनाने में। इज इट अ फैक्ट? ये इज इट है कि सिर्फ एक मिथ है ये? I'll call it a myth. Like there is some truth to the fact that बहुत जो नॉनवेज बनता है कई बार इंडिया में उसमें तेल ज़्यादा यूज़ होता है, बट ओवरऑल अगर हम बोला जाए कि नॉन वेजिटेरियन वर्सेस वेजिटेरियन को बहुत कम रिस्क है, अगेन वो इंडिया में ट्रू नहीं है बिकॉज इंडिया में वेजिटेरियन खाना खाना तो भी नहीं। इक्वली अच्छी नहीं है वो तो हमारी है। ईटिंग हैबिट्स। कार्ब्स की बहुत हमारी हैबिट्स हैं, पैकेज्ड आइटम्स की हमारी बहुत हैबिट्स हैं, और प्रोटीन इंटेक हमारी बहुत कम है वेजिटेरियंस की इंडिया में। सो एंड इनफैक्ट वन ऑफ द मोस्ट स्टडीड डाइट्स जो वर्ल्ड में है दैट इज द मेडिटेरेनियन डाइट। जो मेडिटेरेनियन डाइट में ये ऑलिव ऑयल का बेसिकली फेमस दुनिया में वहीं से हुआ मेडिटेरेनियन है। डाइट से हुआ था। इसका एक ट्रायल था, प्रेडिमेड या ट्रायल का नाम था, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द ट्रायल एग्जैक्टली, जिसमें देयर वाज अ 20 to 25% रिडक्शन इन कार्डियोवैस्कुलर रिस्क अच्छा, ड्यू विद अ टू मेडिटेरेनियन डाइट वाओ। कंपेयर टू अ नॉन मेडिटेरेनियन डाइट, बिकॉज उसमें जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं दैट इज लीन मीट्स। आपका करेक्ट है। लीन मीट्स थे उसके अंदर which was offering a good quality protein. आपका olive oil था which was giving you this लेस mono unsaturated हाँ fatty फैट। acids, omega 6 3 का रेशियो अच्छा था, which was having whole grains. होल ग्रेन्स का मतलब है वो हमारी बॉडी में टाइम लगाती है डाइजेस्ट होने में, तो ग्लूकोज स्पाइक इतनी जल्दी नहीं होती। विटामिन एंड मिनरल्स, फ्रूट्स और ये सब चीज़ ज़्यादा थी, तो ये मेडिटेरेनियन डाइट का प्रूवन है। एंड सो ओवरऑल वेजिटेरियन वर्सेस नॉन वेज में आई थिंक ऐसे एग्जैक्टली नहीं बता पाएंगे, लेकिन हाँ तेल डेफिनेटली हमें एज मच एज पॉसिबल अच्छा क्वालिटी यूज़ करना करना है, चाहिए। फेयर अमाउंट्स में करना है, ज़्यादा नहीं करना। प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी रखनी है, इवन इफ यू आर वेजिटेरियन बहुत इजीली मीट हो सकती है हमारी प्रोटीन की डिमांड। तो पनीर, सोयाबीन, चना, ये बेसन सब अच्छा है फॉर बहुत इट। अच्छा है। योगर्ट, दही में भी 3 4 ग्राम, जितनी हमारी दाल की कटोरी में होता है ऑलमोस्ट उतना हमारी दही, अगर हंकर्ड आप दही को लटका के रख दो तो जितना आपकी दाल में प्रोटीन है उतना आपकी दही की कटोरी में प्रोटीन है। ये तो पता ही नहीं था। आप उसको देखना है ये चीज़। और प्लस अगर ग्रीक योगर्ट है, ग्रीक योगर्ट वैसे घर में थोड़ा सा मुश्किल बनती है, वो थोड़ा और फर्मेंटेशन से बनती है, उसके अंदर लगभग 9 10 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम्स में। वाओ। सो इट इज़ अ तो वेरी 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 गुड गुड फॉर द प्रोटीन। वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन। स्प्राउट्स बहुत अच्छे हैं वेजिटेरियंस के लिए, ये सारी चीज़ें वेजिटेरियंस के लिए करना चाहिए। मस्ट है। मतलब यू कैनॉट लिव विदाउट दीज सोर्सेज अगर आप एक वेजिटेरियन हो। वेजिटेरियन डाइट ज़्यादातर लोगों की कार्ब डिपेंडेंट होती है, विच इज़ मतलब नॉट गुड। आलू के पराठे। जरूरत नहीं है हमारे शरीर को, मतलब उस चीज़ की जरूरत नहीं है। सो टेस्ट के लिए खा लो यार, हफ्ते में एक आध बार खा लो, हाँ, ऐसा नहीं है कि जिंदगी जीनी बंद करनी है, लेकिन हमें माइंडफुल होना है। ये एक चीज़ हमें एज इंडियंस ना हमें अपनी कॉन्शियसली हाथ रोकना जरूरी है वरना हाँ तो फिर वो कि एक उम्र तक है कि यार चलो 15 20 साल तक अब लौंडे सब घूम रहे हैं, जो भी चीज़ जो हाँ खाना अरे पीना जो खा रहे हैं। खा रहे हैं, तो हम भी सब ऐसे ही हैं यार, हम कि जो खाना खा रहे हैं। लेकिन जब एक एज हो जाती है, अब मैच्योर हो गए हैं, तो थोड़ा थॉटफुल होना जरूरी है। 40 साल की उम्र में भी अगर हम बच्चों की तरह ही एक्ट हाँ, कर रहे हैं, अरे लाओ यार क्या तुम खा नहीं सकते, अगर यही अभी भी हमारा चल रहा है तो फिर ये दिक्कत तो है। डेट्रीमेंटल है ना हमारे लिए। कब तक डूड बनेंगे, तो डूड बनना कभी हमें छोड़ना कब है। बनना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताइए, आपके अभी जितने अपने एक्सपीरियंस किए हैं, व्हाट वाज द टफेस्ट पेशेंट और टफेस्ट सर्जरी दैट यू डिड? जो सबसे मुश्किल आपको लगा यार, ये कैसे चैलेंज करूंगा मैं अपना? टफेस्ट हम्म। टफेस्ट में आई थिंक दो चीजें हैं। एक तो आपका स्किल वाइज टफ है, तो ऐसे तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्स केसेस हम लोगों ने नहीं, किए हैं, विच रियली हॉन्ट, विच बट आपको लगा है ये कैसे हो सकता है इस पेशेंट के संग? ये वाले ही एक मैं स्टोरी शेयर करता हूँ। आई वाज वर्किंग इन रोहतक, आई वाज वर्किंग इन रोहतक, दिस इज आई थिंक आई वाज वर्किंग देयर फ्रॉम
Feb 2023 to November 23 एंड ये बात है सर्दियां तब जस्ट स्टार्ट हुई थी, आई थिंक अक्टूबर के आसपास की बात है, अक्टूबर नवंबर शायद जस्ट चालू हुआ था। तो मैं इमरजेंसी मतलब मेरी ड्यूटी चल रही थी उस टाइम रात को, एंड मेरे पास सडनली गार्ड आता है कि सर जल्दी आ जाओ, बस फटाफट के मेरे को उठा के बिस्तर से बस गार्ड ले गया मेरे को। तो मैंने कहा अच्छा यार चलो, हमें कुछ समझ नहीं आया, मैंने स्पेक्स वेक्स पहनी अपनी, बस स्क्रब्स में ही थे हम, नीचे गए तो हॉस्पिटल के जस्ट सामने एक लेडी जो सड़क पे चल रही थी, मतलब ये लोग कहीं से या तो लेट आ रहे होंगे, सड़क से चलते हुए हॉस्पिटल के सामने, मतलब उनका भी लक है कि हॉस्पिटल के सामने शी कोलैप्स्ड, Shit. हॉस्पिटल के सामने शी कोलैप्स्ड, शी हैड अ कार्डियक अरेस्ट। तो विद इन कोई नहीं। विद इन अ पीरियड ऑफ 10 सेकेंड्स मेरे को हाँ, पता वो चल तो गया लग गया। वहां से इन लोगों का। तो हमारा भी वहां पे जो स्टाफ था उनको भी थोड़ा बहुत सीपीआर के बारे में पता था। तो इतनी देर में इन लोगों ने जो वहां पे ड्यूटी डॉक्टर थे, जो आरएमओ थे, उनको बुलाया, इतनी देर में मेरे को बुलाया। हम लोगों ने हॉस्पिटल के बाहर ही सड़क पे उन लोगों को उनको सीपीआर देना स्टार्ट किया। सड़क से फट लाए हम लोग तो उनकी सड़क से हल्का सा हटा के, बिकॉज सीपीआर में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है ना, दैट इज टाइम। सीपीआर ये के बारे में मैंने एक्चुअली हम लोग डिस्कस करेंगे 2-4 मिनट ना, इट विल बी हाँ। हेल्पफुल। सीपीआर देते देते शी रिवाइव, मतलब वी कुड रिवाइव हर। ऑलमोस्ट हम लोगों ने 10 या 12 मिनट सीपीआर दिया था उस टाइम पे, सड़क पे ही, वाओ। सड़क पे ही सीपीआर दिया था। उनकी पल्स आई, फट से हमने स्ट्रेचर पे उनको रखा, एंड जहां पे स्ट्रेचर रखा था वहीं पे ईसीजी मशीन मंगवाई। ईसीजी में देखा तो हार्ट अटैक था। तो इनके केस में हार्ट अटैक वाज द कॉज ऑफ कार्डियक कार्डियक अरेस्ट। अरेस्ट। ओह। अटेंडेंट थे साथ में, एक बंदे को बोला कि अटेंडेंट को एक्सप्लेन करो सारी चीज, मतलब जब तक हम सीपीआर दे रहे थे उन्होंने एक्सप्लेन किया। मैंने उनको बोला कि ये वाली चीज हार्ट अटैक है, ये वाली हार्ट की 3 नलियां रहती है, ये वाली लेफ्ट साइड की नली है जो ब्लॉक है, ईसीजी में पता चल रहा है, Shit. कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आपसे हमारी विनती भी है और आपको हमारा ऑर्डर भी है कि अभी के लिए इनको डायरेक्टली कैथ लैब में हमें ले लेना जाइए। है, आर्टरी खोलनी है अगर कुछ भी पॉसिबिलिटी है। कैथ लैब में लिया, ट्यूब डाली, इंट्यूबेट किया, वेंटिलेटर पे डाला उनको, प्रोसीजर स्टार्ट किया। ड्यूरिंग प्रोसीजर उनको 3 बार कार्डियक अरेस्ट हुआ, सीपीआर दिया, रिवाइव हुई। Shit. एंड दिस वाज अ 71 ईयर ओल्ड लेडी, More, more the risk now. 71 ईयर ओल्ड लेडी। एंड मतलब द प्रोसीजर वाज काइंड ऑफ स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट द कॉम्प्लिकेशन वाज कि बार बार हार्ट ही बंद हो जा रहा था। तो पेशेंट मतलब कुछ था ही नहीं, हम बार बार हमें यही नहीं समझ आ रहा था कि हम पेशेंट को बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे, हम कुछ अपना मैनिपुलेशन करते सडनली कार्डियक अरेस्ट हो जाता। एंड बट किसी ने हार नहीं मानी। जो बेस्ट चीज थी ये था कि किसी ने हार नहीं मानी, ना उनके रिलेटिव्स ने हार मानी, ना हम लोगों ने हार मानी। एंड शी वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर आई थिंक 6 days और समथिंग। उनको एक दिन बाद होश आया था, एंड शी गॉट डिस्चार्ज 6 days बाद। सो दिस वाज मतलब ऐसी चीज है जो हम लोग कभी भूलेंगे ऑल नहीं। ऑफ और प्लस आपके में इमरजेंसीज बहुत ज्यादा होती होंगी, आई एम श्योर, मतलब क्योंकि आपकी लाइन ही ऐसी है हाँ, कि इमरजेंसीज आती ही आती हैं। इमरजेंसीज तो बहुत आती है, बट ऐसे वाली चीज जो किसी को हॉस्पिटल के सामने ही हम सड़क वो से तो किस्मत है, भगवान लेके का आए हैं, वो भगवान उनकी ने भेजा है किस्मत उसको। है। हाँ। और मतलब ये तो कई चीजें होती हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होती, बट आपके जस्ट याद में रह जाती है कि ये कई 100%, चीज ऐसी हो 100%। जाती है। और तो सीपीआर के जैसे हर जगह ऑप्शंस होते हैं कि लोगों को सिखा देते हैं, एयरपोर्ट पे सीन मॉक ड्रिल्स होती हैं, तो उससे फायदा क्या होता है जनरली सीपीआर में? क्या टाइम बच जा रहा है लोगों का, जिसको कार्डियक अरेस्ट है अल्टीमेटली हर एक कोई है तो नहीं, क्या पता उसको डैमेज ही हो जाए सीपीआर दे दे तब। 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड सो 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला तो ये कि सीपीआर देते कब है। तो सीपीआर हम देते हैं कार्डियक अरेस्ट के केस में, जब हार्ट हमारा बंद हो गया। जब हार्ट बंद हो गया है तो हमारी बॉडी में ब्लड जाने का, पंप होने का कोई जरिया है ही स्कोप नहीं। नहीं है। ना ब्रेन में ब्लड पहुंच रहा है, ना हार्ट को खुद ब्लड मिल रहा है, किडनी लिवर किसी को भी नहीं मिल रहा। तो एकदम से होता क्या है, इसके कोई सिम्टम नहीं होंगे, ये डायरेक्टली पेशेंट कोलैप्स होता है, एकदम से बेहोश हो जाएगा, जो हम देखते हैं। तो ऐसे केस में जब कोई एकदम से कोलैप्स हो गया, हार्ट चल ही नहीं रहा, कोई इलाज नहीं है जो उस टाइम आप उनको दे सकते हो। तो ऐसे केस में द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प द पेशेंट सर्वाइव वो सीपीआर है। सीपीआर। सीपीआर का मतलब है कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका मतलब है अभी हार्ट और लंग्स काम करना बंद कर गए हैं, और हार्ट और लंग्स अगर किसी मरीज के नहीं काम कर रहे तो मेरा काम है उसको बाहर से काम सही करवाऊं। करना। सही बाद में होएगा, अभी के लिए सिर्फ इतना काम है कि उसका जो फंक्शन है वो चलता रहे। कैसे चलता रहेगा, तो हार्ट का जो काम है वो ब्लड को पंप करना है। अगर पेशेंट का हार्ट पंप नहीं कर रहा तो हम ऊपर से चेस्ट कंप्रेशंस देते हैं एट अ रेट ऑफ 100 to 120 बीट्स पर मिनट,
जिसकी डेप्थ होती है 5 सेंटीमीटर के आसपास। तो इस डेप्थ पे जब इतने रेट पे हम देते हैं कंप्रेशन, तो हम कर क्या रहे हैं, हम एक्सटर्नली मैकेनिकली पुश कर रहे हैं ब्लड को हार्ट के अंदर से बाहर। ठीक है। तो हार्ट ऐसे पड़ा हुआ है, हम बाहर से उसको धक्का लगा रहे हैं, ब्लड बाहर गया, फिर हमने जब रिलैक्स किया ब्लड वापस भरा, फिर आया, तो हम हार्ट का जो काम है वो हम एक्सटर्नली कर रहे हैं। ठीक है। इसका मतलब है सीपीआर, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। इसका जो सबसे जरूरी पार्ट होता है वो चेस्ट कंप्रेशन होता है। इसके अलावा माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी होता है, लेकिन अभी के लिए वो उतना ज्यादा मैंडेटरी नहीं है माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देना, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। वी कॉल दिस हैंड्स ओनली सीपीआर। सिर्फ आप चेस्ट कंप्रेशन भी दे दीजिए तो वो बहुत जो फायदेमंद है। मेन चीज है वो वही है। अगर एक और जो डेटा है, दैट इज ऑलमोस्ट 70 to 80% ऑफ कार्डियक अरेस्ट दे हैपन आउटसाइड द हॉस्पिटल, विच इज अंडरस्टैंडेबल। ज्यादातर जो केसेस हैं वो हॉस्पिटल के बाहर ही बाहर ही होते हैं। एक और जो डेटा है इसमें वो ये है कि सीपीआर आपके जान बचने की प्रोबेबिलिटी 3 गुना बढ़ाता है। होता है। 3 गुना बढ़ाना का मतलब है 300% टाइम्स आपको चांस मिल रहा है जीने का वापस से। आपको जीने का मिल रहा है चांस। क्योंकि ओवरऑल अगर आप वर्ल्ड का भी डेटा देखो तो किसी को कार्डियक अरेस्ट होने के बाद, स्पेशली आउट ऑफ हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट होने के बाद, बचने का चांस सिर्फ 10% रहता है। दैट्स वेरी रेयर। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, लोगों को सीपीआर आता ही नहीं है, पता ही नहीं है। कितनी भी हम जो वीडियोस देख रहे हैं उसमें होता क्या है कि आसपास लोग खड़े हो जाते हैं, कोई ऐसे ऐसे करने लग जाता है, ऐसे ऐसे करने लग जाता है, फोन कर रहे हैं एम्बुलेंस को। कोई, जब पेशेंट कोलैप्स हो गया उस टाइम पे ना एम्बुलेंस कुछ करेगी, कोई आप कुछ नहीं कर सकते। एक बंदा डेफिनेटली एम्बुलेंस को कॉल करेगी, भाई यहाँ पेशेंट कोलैप्स हो गया है, हम सीपीआर स्टार्ट कर रहे हैं, आप आ जाइए। सीपीआर का मेन रोल क्या है कि इफ एंड व्हेन, जब भी मेडिकल हेल्प अराइव करती है या हार्ट वापस चालू हो जाता है, उस टाइम तक बॉडी को ब्लड मिलता रहे। सीपीआर का काम ठीक ये है। है, ब्रेन को, लिवर को, किडनी को ब्लड मिलता रहे कि जब बाय चांस हार्ट स्टार्ट हो जाता है, कई बार सीपीआर की वजह से ही या सीपीआर के दौरान हार्ट चालू वापस हो जाता है, कई बार इलेक्ट्रिक शॉक देना पड़ता है, इंजेक्शन देना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो बाय चांस अगर हार्ट वापस चालू हो जाता है, तब तक हमारे जो मेन ऑर्गन्स है बॉडी के, उनको ब्लड मिलता रहे। समझ गया। क्योंकि अगर उस टाइम पे ब्लड नहीं मिला, 2 3 4 5 मिनट नहीं मिला, तो ये ऑर्गन्स डैमेज हो गए। उस टाइम के बाद अगर बाय चांस हार्ट वापस चालू भी हो गया, इलेक्ट्रिकल शॉक देने से सपोज चालू भी हो गया, तो आप फुल तो नहीं हो पाओगे सही ब्रेथ फुल नहीं, कुछ हो ही नहीं पाएगा, ब्रेन ही नहीं चल रहा, तो वो पेशेंट हो गया वेजिटेटिव स्टेट में हो वेजिटेबल। जाता है वो। करेक्ट है। तो इसीलिए ये मतलब जो मेन रोल है ना सीपीआर का, वो यहाँ पे आता है। इसीलिए हर बंदे को सीपीआर जो है सीखना है, चाहे अगर उनके घर में कार्डियक पेशेंट है तो 110% सीखना है, नहीं है तो भी सीखना है, ताकि कोई बने ना। हाँ। एंड ये एक ऐसी चीज है विच इज पर्सनली वेरी वेरी क्लोज टू मी। बहुत वर्कशॉप्स हम लोग करते हैं सीपीआर के ऊपर। अभी रिसेंटली भी हमने लाइक 1 2 हफ्ता हाँ, पहले मैंने एक आपकी वर्कशॉप स्टोरीज किया में था। देखा था। हाँ। एंड I personally have lost one of my school friends to a cardiac arrest. And this thing has, affected all of us so much कि आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस थिंग कि हर बंदे को सीपीआर जरूर सीखना चाहिए। तो बहुत लोग जो इस बारे में टेंशन ही लेते रहते हैं, अरे यार इतने सारे लोग आसपास मर रहे हैं, हम टेंशन होती जा रही है। टेंशन हमें पता है सिर्फ किस चीज की होती है, टेंशन या फियर हमें होता है ओनली ऑफ द अननोन। जब हम प्रिपेयर्ड हैं, जितना हमारे हाथ में हम उतना कर रहे हैं, तब आपको कभी भी डर नहीं लगेगा। देन यू विल बी प्रिपेयर्ड। हम लोग को एज सिविलियन डर लगता है गोली से, आर्मी वालों को नहीं लगता, बिकॉज दे आर प्रिपेयर्ड, दे नो। उनको ये नहीं है कि उनको मरने का खतरा कम है, हमसे शायद 10 गुना ज्यादा है, बट उनके अंदर डर नहीं है हमारे जितना, बिकॉज वी डोंट नो अबाउट इट। तो सीपीआर और ये मेडिकल चीजें भी ऐसी हैं, लोगों को पता ही नहीं है, तो जब तक नहीं पता होता डर लगता रहता है। पता है तो यू आर प्रिपेयर्ड, होने को किसी को भी हो सकता है यार, रिस्क। ट्रू है। सो डाइट और लाइफस्टाइल अपनी बढ़िया करनी, जो डैश बताया था हाँ, वो जरूरी है, चेकअप्स वगैरह रेगुलरली कराने, सीपीआर की नॉलेज ये हमारे हाथ बहुत में जरूरी है। है। एटलीस्ट इतना हमें करना है, बाकी जो होएगा वो तो भगवान के हाथ में ही है, वो तो उसका हम क्या ही करेंगे। अच्छा, अब दूसरा मुझे जानना है, एक टेल मी वन मूवी और वन सीरियल और वन सीरीज दैट इज वेरी क्लोज टू रियल लाइफ ऑफ डॉक्टर्स। क्योंकि है तो बहुत सारे, क्योंकि लेकिन मेरे को लगता नहीं कि ऐसे एक्चुअली में होता है, मतलब। हाँ यार, ज्यादातर मसाला चाहिए होता है लोगों को, तो मसाला कम मिलता है आपको। अब इंडिया के बाहर वाले शो में अलग टाइप का मसाला होता है, इंडियन वाले शो में अलग ही टाइप का मसाला होता है। बट वन थिंग आपको लगता है कॉलेज टाइम यार ऐसा तो मैंने हुआ ही है, ये तो हुआ ही है हम लोग के one साथ। movie that I really, I respected that movie a lot was a Malayalam movie called Virus. I think Virus ही था उसका नाम।
एंड दे हैव शोन वहाँ पे तब निपा वायरस का आई थिंक आउटब्रेक हुआ था, एंड द वे केरला हैज हैंडल्ड दैट क्राइसिस क्रेजी। एंड उसमें फर्स्ट सीन होता है इमरजेंसी का सीन, जो एक्चुअल इमरजेंसी जो शायद ही किसी मैंने मूवी में देखी हो, बढ़िया से उस मूवी में दिखाई है। अच्छा, रियलिटी ऑफ इमरजेंसी। या सो अच्छा, उसमें बहुत अच्छा दिखाया था। दैट वाज वन मूवी व्हिच आई फाउंड वाज वेरी नाइस। बाकी एक हाउस एमडी है शो, दैट इज वेरी नाइस। वो भी थोड़ा ड्रामेटाइज करके है, बट चीजें जो उसमें दिखा रखी हैं वो बहुत अच्छी हैं। दैट वाज वन ऑफ द मोटिवेटिंग फैक्टर्स फॉर मी फॉर टेकिंग अप मेडिसिन आल्सो। बहुत इंटरेस्टिंग अरे वाह। डायग्नोसिस उसमें दिखाया था हाउस एमडी में। एंड ग्रेज एनाटॉमी तो ड्रामा है। हाँ, ये वो तो पूरा ग्रेज ड्रामा ही कर दिया। ग्रेज एनाटॉमी तो मैं मेरिडिथ ग्रे की आवाज भी नहीं सुन सकता, मैंने इसलिए बंद कर दिया कि मैं पहला एपिसोड मेरे को किसी ने बताया था, वो धीरे धीरे वो जो बोलती है, मैं मेरिडिथ ग्रे की आवाज ही नहीं सुन सकता, तो मैं ग्रेज एनाटॉमी नहीं देखा मैंने। स्क्रब्स एक बहुत सही शो था। स्क्रब्स इज लाइक वेरी वेल मेड सटायरिकल हाँ, शो, रियलिस्टिक। बहुत फनी। रियलिस्टिक ही उतना नहीं है शायद, फनी बहुत है और इंटेलिजेंट शो है। गुड डॉक्टर अभी एक रिसेंटली आया है, हाँ, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ मतलब अच्छा दिखाया, उसमें डिपिक्ट किया है काफी सारी चीजों को। देर आर सम गुड शोज ऑल्सो, बट उसके अलावा मैंने इतने देखे हैं, इतना ही टाइम मिला देखने का। तो बेसिकली मेरे को तो जो रिलेट करता हूँ, मैं देखता हूँ, जो मुन्ना भाई मूवी मैंने देखी थी, उसमें मैंने रैगिंग देखी थी, और उस दिन से मुझे पता चला था कि मेडिकल कॉलेजेस की रैगिंग हाँ, इज लाइक अ पीक। मतलब ये मैंने देखा नहीं था आज तक, उसमें मूवी से मुझे रियलाइज हुआ कि ऐसा भी होता है। आपके संग ऐसा हुआ था कुछ? मुन्ना भाई एमबीबीएस में तो कोई रैगिंग थी नहीं यार। क्या हो कर रहे हो? मुन्ना भाई, वो तो ऑन कैमरा जो दिखा पाया वो तो। हाँ वो तो बस मुन्ना यार, रैगिंग तो होती है, बढ़िया होती है रैगिंग, ऐसे वो नहीं है। हमारे टाइम तक तो एटलीस्ट जब तक मैं सेकंड या थर्ड ईयर में था तब तक तो होती थी। अब तो एक्चुअली बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स आ गए हैं रैगिंग के। एंड मतलब ठीक है, आई थिंक इट्स वी शुड हैव अ बैलेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ, अभी के ना क्या हो गया कि देयर इज अ कम्युनिकेशन बैरियर आल्सो बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर्स। बिकॉज ऑफ दिस। द स्ट्रिक्टनेस विच इज अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज दैट स्ट्रिक्टनेस इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंडिया में ना लोग हद पार कर देते हैं। उस रहता ही नहीं है, मतलब कोई लिमिट ही नहीं नहीं रहती है, है हाँ, अग्रीड ह्यूमिलिएशन की अग्रीड। और ये सारी चीज़ों की। वो सब घटिया है। मतलब दैट जस्ट शोज कि आपकी कैरेक्टर और आपकी ब्रिंगिंग अप कैसी है। बट अदरवाइज जो फन होता था, हम लोग चीज़ें करते थे, कोई गाना गा रहा है, कोई ये सारी चीज़ें कर रहा है, वो बहुत एक हेल्दी चीज़ होती थी। एंड आई फील एक इंट्रोडक्शन चीज़, एक फ्रेशर्स वाली चीज़ डेफिनेटली हाँ, वो होनी चाहिए। ब्रेकिंग द आइस बेस्ट होती है हाँ उसमें। यार, होना चाहिए, वो तो थोड़ा बहुत होना चाहिए, बट लोगों को फिर अपनी लिमिट नहीं पता रहती। हाँ, दैट इज तो आल्सो ट्रू। वो इसीलिए वो जरूरी था कि उसको अ स्ट्रिक्ट लॉ comes into place, because there are so many mental health cases and suicides that are happening because of that. लोगों को ये नहीं समझ होता कि हमारी repercussion कितनी है उस चीज की। बिल्कुल है, बिल्कुल। एंड वन थिंग दैट यू ऑलवेज फील, यार कॉलेज में मैंने अगर ये कर लिया होता तो मैं आज कुछ और अच्छा बन गया, कुछ और कर लिया होता है, कहीं और होता, कुछ ऐसा फील होता है कभी आपको? क्योंकि डॉक्टर की लाइफ डिफिकल्ट है, मतलब पीपल, हाँ, एट पॉइंट आई सीन, मतलब फ्रेंड्स ऑफ माइन आल्सो, कि ब्रेकिंग पॉइंट पाए जाते हैं, यार बस अब मैं नहीं पढ़ सकता। तो ऐसा होता है क्या? कोडिंग सीख ली होती तो शायद वो वो तो इस समय लुक्ड अप टू। हाँ, कोडिंग सीख ली होती तो अभी हाँ। नहीं तो बेरोजगार बैठे होते चैट जीपीटी के थ्रू। अब होते हैं हम, अब होते, धीरे धीरे हो रहे हैं एक्चुअली। हाँ, मैं उसका भी हम लोग डेटा पढ़ रहे हैं वैसे। बट या नहीं, कॉलेज में आई थिंक हमने मोर और लेस वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ माय लाइफ वाज कॉलेज लाइफ। एमबीबीएस एमडी, हमारे में बेस्ट चीज़ ये होती है ना कि आपकी कॉलेज लाइफ खत्म ही नहीं होती है। हाँ। सारा सब लोग बड़े हो गए, शादी हो गई, बच्चे हो गए, अभी भी हमारी कॉलेज लाइफ ही चल रही है। तो हमारे दोस्त फोन कर रहे हैं, तू भाई मैं अभी भी फर्स्ट ईयर में ही है तो। अरे यार, ये अभी पोस्ट ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर। फिर उसका बच्चा हो गया, तू अभी फर्स्ट ईयर में? अभी नहीं, अभी मैं डीएम के फर्स्ट ईयर में हूँ। मैं कितना 30 साल का था तब तक फोन आया मेरे दोस्त का, और उसका बच्चा हो गया। तो मेरी पढ़ाई चल रही थी, कॉलेज में ही थे। तो उसका एक अपने पॉजिटिव भी है और नेगेटिव पॉजिटिव दोनों है या उसका। ठीक है। और मुझे ये जानना है कि व्हाट आर योर अदर स्पेसिफिक फील्ड्स दैट यू वांट टू, व्हाट आर योर पैशन एंड हॉबीज? ये तो आप कर रहे हो जो आप ये कर रहे हो, उसके अलावा आप टाइम कैसे स्पेंड करते हो? यार मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। सो यू आई इनटू स्पोर्ट्स, मतलब ऐसे या फिजिकली स्पोर्ट में या एक्टिव? एनी डे, मतलब मैं वीडियो गेम्स और ये सब मेरे से आता भी नहीं है मेरे को उतना खेलना। लेकिन जब खेलते भी थे तो बहुत, मतलब बाहर मेरे को ग्राउंड पे ले जाओ, फुटबॉल खिला दो, क्रिकेट खिला दो, जो खिलाना खिला दो। बट क्रिकेट में लाइक आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट अ लॉट। कॉलेज में बहुत खेला था हमने, उसके बाद ऑब्वियसली थोड़ा कम हो गया। बट अभी भी ऐसा है कि जब टाइम मिलता है तो तो हो करते जाता हैं, है। हाँ। अभी भी मेरी दोपहर की फ्लाइट है क्योंकि शाम को मैच है। ओह वाओ। अदरवाइज मैं क्यों जल्दी इतना उठता, मैं आराम से उठता। तो क्रिकेट एक है चीज। उसके अलावा या वी वॉच शोज एंड मूवीज, और ये सब तो सब लोगों का चलता ही रहता है। वी इंजॉय ईटिंग आउट।
गाना वाना थोड़े बहुत गाते रहते हैं। सो आप बनारस में इतने टाइम से हैं, दिल्ली बनारस में ऑफ कोर्स बनारस ज्यादा हमें पसंद आता है, आपको दिल्ली लगता होगा ऑफ कोर्स। सो बट व्हाट 3 थिंग्स दैट यू कैन डिस्क्राइब कि यार इसको देख के लगता है ये बनारस का होगा, यार ये बेस्ट लगता है बनारस के बारे में मुझे, 3 थिंग्स। पहला तो ऐसा नहीं है कि मेरे को दिल्ली ज़्यादा अच्छा है या बनारस कम अच्छा है, ऐसा नहीं है। मैं लाइक इतना जब से हम लोग बड़े हुए हैं ना, मेरी एमबीबीएस कर्नाटक मैंगलोर में थी, फिर जो एमडी मेडिसिन था वो गुजरात में था, बड़ौदा, फिर बैंगलोर में कार्डियोलॉजी, फिर हरियाणा में काम किया हुआ, लखनऊ में। तो ऐसा अभी है नहीं, हम लोग हर जगह के ही हैं एंड सारी जगहें अच्छी हैं। एंड बनारस से तो मुझे खास ही प्यार है, मतलब ऑब्वियसली अपार्ट फ्रॉम रिचा ऑल्सो, द 3 थिंग्स दैट आई थिंक दैट आई से अबाउट बनारस से, सबसे पहला तो जो भाषा है लोगों की, जिस तरीके से लोग बात करते हैं वो मतलब क्रेजी है, बहुत ही बढ़िया। अपनापन। हाँ, मतलब एक अलग अलग सी एक चीज़ है उस भाषा में, एक अपना अलग से अपनापन है, एक इनोसेंस है। कोई बेइज्जती भी अगर आपकी करेगा तो आपको मजा ही आता है उसमें, अरे हाँ, यार एक बार एक बार क्या बात कर दी। तो ये वाली जो चीज़ है वो बनारस के बारे में मतलब ऐसी है जो शायद आपको कहीं और मिलेगी नहीं। मतलब आई थिंक कानपुर एक अलग जगह है जहाँ पे एक अलग ही हाँ वाइब है। कानपुर कानपुर में, की कानपुर के सब हाँ बकैत हैं, हाँ, बकैती होती है ना, दैट तो इज द राइट वर्ड अबाउट कानपुर तो कानपुर। अलग ही लेवल है, बट बनारस एक मतलब एक वाई चीज है, लोगों की भाषा। दूसरी चीज जो वाइब है, ओवरऑल माहौल है जगह का, जो एक पॉजिटिविटी और फेस्टिविटी का एक माहौल टाइप रहता ही है, चाहे आप सड़क पे ही निकल जाओ किसी से भी कुछ, तो एक वाइब है सिटी की। करेक्ट। एंड तीसरा आई थिंक द हिस्ट्री एंड द हेरिटेज दैट इज देयर। हेरिटेज वर्ड प्ले हो बहुत गया इसमें, लेकिन हेरिटेज और जो हिस्ट्री है बनारस की, दैट इज मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड। लोगों को इतनी सारी चीजें हैं, पता ही नहीं है, हम लोगों को ही नहीं पता है। तो मतलब हाँ आप हर बार अलग निकलो, बहुत। घाट पे निकलो, देखोगे कितने मंदिर है। आई थिंक पर स्क्वायर फीट सिटी में वर्ल्ड में सबसे बहुत ज्यादा ज्यादा मंदिर हैं बनारस में। कितनी सारी चीजें हैं, इट्स सेड टू बी वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज ऑफ अग्रीड अग्रीड सिविलाइजेशन। अग्रीड। घाट पे आप निकलो, मणिकर्णिका घाट पे आप निकलो, राजा हरिश्चंद्र, क्या वाइब है, क्या चीज है। तो बनारस की मतलब अलग ही बात वाइब है, है, बता नहीं सकते। तो ऐसा नहीं मैं बोलूंगा कि कम अच्छा है या नहीं, बट एक अलग ही चीज है बनारस के बारे में, वो शायद वर्ड्स में एक्सप्लेन भी नहीं हो नहीं हो सकती है। सकती। अच्छा, दूसरी मेरे को चीज और जाननी थी, जैसे हम लोग देखते हैं कि आजकल गवर्नमेंट्स की बहुत स्कीम्स चल रही हैं, आयुष्मान कार्ड और ये कार्ड वो कार्ड, मतलब बहुत सारे दे आर ट्राइंग टू डू इट। सो इज गवर्नमेंट डूइंग अ गुड जॉब विद हेल्पिंग इन मेडिकल फैसिलिटीज और नॉट? क्योंकि ये बहुत बड़ा एक लीव है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है रिसेंटली, मतलब वन ऑफ माई स्टाफ गॉट एडमिटेड इन ईएसआईसी हॉस्पिटल, जो सरकारी हॉस्पिटल होता है, जो कि हम लोग पे करके उनकी इनकम से कटता है बड़े, बट उसका भी ट्रीटमेंट और उसके जो चीजें हैं दे हैव बिकम लिटिल बेटर देन व्हाट इनिशियली वाज यूज्ड टू बी। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे उसके बारे में? यार एक्चुअली अगर आप एक ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करो ना सिचुएशन को, तो इंडियन हेल्थ केयर इस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में। मतलब इट वाह। माइट बी अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ओवरऑल, बट बहुत सारी चीज़ों को सोचते हुए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ। दो एस्पेक्ट्स हैं हेल्थ केयर के, एक तो पब्लिक हेल्थ केयर है और एक प्राइवेट हेल्थ केयर है। करेक्ट। प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी वाइज आपका इम्पोर्टेंस जितनी आपके टाइम को मिलती है, जो आपको क्वालिटी ऑफ केयर मिलती है इंडिया में, इस रेट पे जो क्वालिटी ऑफ केयर आपको प्राइवेट हेल्थ केयर में मिलती है, बाय फार मतलब इससे ज़्यादा आपको वैल्यू फॉर मनी मिल ही नहीं सकता है पूरी दुनिया में। जो प्रोसीजर यहाँ पे एंजियोप्लास्टी का बनारस में शायद अराउंड 1.5 लाख के आसपास है, वहाँ पे आपका मतलब बहुत सारी फैक्टर्स को फैक्टर इन करने के बाद दिल्ली में शायद आपका 2.5 के आसपास होएगा। ये सेम चीज आपकी $20,000 लगभग, 16 लाख रुपए हो गया, 80-90 रुपए, ये हाँ। डॉक्टर की फीस है वहां पे, पूरा प्रोसीजर और भी ज्यादा है। बाप रे। तो ये मतलब बहुत ज्यादा सारी चीजें हैं जो फैक्टर इन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जाके अभी यहाँ पे आपको एक छाती में दर्द होएगा या कोई चीज होगी, आप जाके सीधा बोलोगे हेरिटेज में आओगे, आपको 350 रुपीज में एक कार्डियोलॉजिस्ट मिल जाएंगे जो आपके लिए वहां पे रेडिली चेक अवेलेबल करते है। हैं। या आप बोलेंगे कि हमें को चेस्ट पेन है, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना है, आप 350 रुपीज में कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा सकते हो। करेक्ट। यूएस में अगर आप जाओगे, आप इमरजेंसी में चले गए, आप खांसी के लिए भी चले गए, तो पहली बात तो ये नहीं है कि गारंटी आपको डॉक्टर देखेंगे। अच्छा, दू- ऐसा भी है? मेरी फ्रेंड है, मेरी लाइक अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, हु इज डूइंग हर फेलोशिप इन अ वेरी वेरी रेप्यूटेड कॉलेज ऑफ वाह। द यूएस। वेरी रिप्यूटेड, मतलब दुनिया के टॉप 4 या 5 में आता है। शी एज अ रेडियोलॉजिस्ट शी वेंट देयर, जब फेलोशिप हुई थी, शी उनको फीवर हुआ था,
एंड उन्होंने जब अप्लाई किया था कि मेरे को दिखाना है किसी को, तो उनको 1 हफ्ते बाद की अपॉइंटमेंट मिली थी, जिसमें उनको अपॉइंटमेंट मिली थी एक नर्स की, कि वाह। आपको 1 हफ्ते बाद देखा जाएगा, नर्स देखेगी। एंड वो नर्स की द अथॉरिटी दैट शी हैज इज कि वो आपके टेस्ट लिख सकती है, आपको पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब कर सकती है, एंटीबायोटिक भी दे सकती है अगर जरूरत पड़े। एंड मतलब 1 हफ्ता के लिए उसको वहीं पे पड़ा रहना है। अनदर एग्जाम्पल आई हैव, जो एक पेशेंट थे जो कॉफ के लिए गए थे, एंड ये भी वेरी क्लोज एग्जाम्पल है। उनका जो इमरजेंसी में उनका वेटिंग पीरियड था, एक उनको एक्सरे कराने के लिए लगभग 8 घंटे के आसपास वेट करना पड़ा था। 3 या 4 घंटे के बाद, बिकॉज ट्रायज होता है, ठीक है, जो सीरियस हाँ। पेशेंट है, नॉन सीरियस है, बट जो भी है 8 घंटे इज अ वेरी वेरी बिग पीरियड। सारा कुछ होने के बाद द बिल दैट वाज गिवन, जिसके अंदर कंसल्टेशन थी, इमरजेंसी चार्ज था, खांसी की दवाई थी, एक्सरे था, जो बिल था दैट वाज $2150, $2000 अरे, ऑन एन एवरेज, कितना हुआ, लगभग 2 लाख के आसपास। वो तो मतलब भगवान की कृपा है कि वो इंश्योर्ड थी उस टाइम पे, यहाँ से मतलब वीजा पे था, तो इट वाज वाह। इंश्योर्ड। तो अब यही चीज आप इंडिया में अगर कंपेयर करो ना, हम सोच भी नहीं सकते कि हम लोग हम तो कितने हर टाइम उठ ज्यादा। के चले जाते हैं डॉक्टर हाँ, के पास, किया चलो दिखा लो, डॉक्टर को दिखा लो, अरे दिक्कत हो रही है। आराम से, एंड यू गेट वेरी वेरी गुड क्वालिटी ऑफ केयर। दूसरी चीज आते हैं हम पब्लिक सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर में भी अगर आप इंडिया के जैसे 4 पिलर्स बोलते हैं ना, जो सरकारी पिलर्स होते हैं, जुडिशरी, पुलिसिंग, आपका एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ केयर, हेल्थ। इस टाइम पे अगर आप देखा जाए तो इंडिया में ओवरऑल इन सारी चीजों में जो सरकार की तरफ से है, सबसे ज्यादा शायद जो बेनिफिशियल है या जो बहुत इजीली लोगों को एक्सेसिबल है, दैट इज हेल्थ केयर। हेल्थ केयर। स्पेशली ये जो आयुष्मान स्कीम है, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है लोगों को। ऑल्दो I'll still say that it is not an ideal scheme. Why? Because taxpayer का थोड़ा expenditure ज़्यादा है, to be very honest with you. मतलब I'm a very neutral person when it comes to political things. And ठीक है, मतलब आप, I am not against anyone, I am not campaigning for anyone, लेकिन आयुष्मान ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है लोगों की। ऐसे ऐसे लोग जिनको बिल्कुल केयर मिलती ही नहीं थी, 1-1, 1.5-1.5, 2-2, 2.5 लाख के प्रोसीजर्स, वो ऑटोमेटिकली उनका ऑलमोस्ट कैशलेस फैसिलिटी में सारी चीजें हो हो जाती जाए। हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका वही डाउन साइड्स है इसके, बिकॉज पेपर वर्क बहुत ज्यादा हो जाए, कई चीजें अब सरकार को भी अपनी तरफ से चीजें इंश्योर करनी है डिले कि करनी भाई पड़े, फालतू ट्रीटमेंट ना मिले या फालतू लोग चीजें ना करें, बिकॉज मिसयूज ना करें उस चीज का। इंडिया में भाई मिसयूज तो मौका चाहिए लोगों को। यूज से पहले मिसयूज आता है। यूज से पहले मिसयूज आता है इंडिया में, तो उसमें क्या है कि थोड़ा आपको एज अ डॉक्टर, एज अ हेल्थ केयर फैसिलिटी, आपको थोड़ी इनकन्वीनियंसेस होती हैं। फोटो आपको सुबह शाम पेशेंट के साथ खिंचवानी पड़ती है एज अ अच्छा। डॉक्टर, अगर मेडिकली मैनेज्ड है, प्रोसीजर हो रहा है तो आपको प्रोसीजर से पहले, ड्यूरिंग, आफ्टर, विच इज इन आप गवर्नमेंट की तरफ से सोचो तो ये दीज थिंग्स मेक सेंस। लॉजिक था। लेकिन लॉजिस्टिकली जब देखिए, इतने ज्यादा पेशेंट आप देखते हो, इलाज भी हो रहा है, पेपर वर्क भी हो रहा है, तो इट बिकम्स वो, बट स्टिल ओवरऑल उसके जो फायदे हैं वो मच मच मोर है एंड द प्रॉब्लम्स। करेक्ट। वन मोर probably suggestion that I'll give to the administration, या जो भी इस चीज को सुन रहा है, कि हम लोग को सबको एज अ टीम आयुष्मान को और स्ट्रीमलाइन प्रमोट करना चाहिए। प्रमोट तो डेफिनेटली आई थिंक हर बंदा ही हो ही कर रहा रहा है। है, बहुत अच्छी चीज है जो ये चीज हुई है, एंड आई एक्चुअली अप्रिशिएट द गवर्नमेंट फॉर डूइंग दिस। बट आई ऑल्सो फील कि गवर्नमेंट को स्टेप्स लेने चाहिए अपनी हेल्थ केयर, हमारी फैसिलिटीज इंप्रूव करने के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारी एक सिटी में आप ये सोचो कि हमारा 50-100 करोड़ रुपए का खर्चा आयुष्मान के लिए गवर्नमेंट अपनी पॉकेट में से कर रही खर्चा कर रही है, हमें वो चीज अगर हम हेल्थ केयर फैसिलिटीज में खर्चा करें तो हमारा और और फायदा होगा। फायदा है, बिकॉज वो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होएगा, उसके बाद हमारा हर महीने का या हर साल का एज अ टैक्स पेयर, आई एम सेइंग दिस, आई एम हाँ, नॉट करेक्ट सेइंग दिस करेक्ट एज अ हॉस्पिटल्स तो एनीवेज कर ही रहे हैं। और थोड़ा और इसमें आई थिंक जो क्या बोलते हैं, जो पैकेजेस हैं उनको थोड़ा और बेटर हो हमें सकता है बेटर रिवाइज करना चाहिए, बिकॉज इट विल हेल्प द पेशेंट्स ओनली, दे विल गेट बेटर क्वालिटी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट्स एंड एवरीथिंग। एंड व्हाट इज अ मिथ अबाउट जेनरिक मेडिसिन वर्सेस द ब्रांडेड मेडिसिन? क्या है उसका ये? यार इसमें ना द थिंग दैट आई विल ओनली से इज, बिकॉज अगेन ये कंट्रोवर्शियल चीज है, बट हमारी तरफ से जो, मतलब मेरा पर्सनल, ना ये कोई गाइडलाइन है या ना कोई ये सोसाइटी ने मेरे को बताया, बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन यूजुअली रहता है कि आई पर्सनली टेल पीपल कि अगर यू कैन अफोर्ड इट तो यू बाय द ब्रांडेड मेडिसिन। दो रीजन है, एक तो ये है कि जो जेनरिक जिसको फायदा दे सकती है उनको ज्यादा दे। अवेलेबिलिटी मिलेगी। हाँ करेक्ट। दूसरा ये भी है कि हाँ, एटलीस्ट हमारी एक अकाउंटेबिलिटी है। प्राइवेट चीजों में ना ये होता है कि आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है, जेनरिक में क्या होता है कि लोग एक मुखौटे के पीछे छुप जाते छुप हैं। जाते हैं, करेक्ट। जब
कोई छुप जाएगा तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लाना बहुत उसी हो मुश्किल है। जाएगी, हाँ। अगेन मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ कि नहीं जेनरिक वाले बदमाश हैं या जेनरिक वाले बेईमान हैं, ऐसा नहीं है। बट अकाउंटेबिलिटी मेरे पास क्या प्रूफ है, हाँ। हाँ मेरे पास क्या वो एविडेंस है कि मैं किसको जाके ढूंढूंगा अगर मेरे को प्रॉब्लम होती है उससे, या दैट इज वेरी ट्रू। किसको ढूंढूंगा मैं हाँ, जाके, ये मेरा सिर्फ है। बट अदरवाइज हम बहुत सारे हमारे पेशेंट जेनरिक मेडिसिन लेते हैं, बहुत फायदा मिलता है उन लोगों को, बहुत अच्छे से ट्रीट होते हैं लोग, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये है कि मैं पर्सनली कभी लूंगा तो आई विल से कि हाँ प्रॉब्ली आई हैव मोर अकाउंटेबिलिटी। जो प्राइवेट कंपनी रहती है उनको पता है कि आपको किसका कॉलर पकड़ना है अगर प्रॉब्लम है, करेक्ट, एंड दे आर वेरी वेरी स्ट्रिंजेंट मेजर्स फॉर दैट। ओके, हाउ इज एआई हेल्पिंग, और इज इट हेल्पिंग डॉक्टर, और जिनमें डॉक्टर से काम बढ़ा रहे हैं? और क्योंकि एक चीज मैंने देखी है, एक तो एआई है और दूसरा गूगल है। गूगल क्या करता है, बोलता है आपको सर दर्द हो रहा है, आपने देखा अच्छा सर दर्द हो रहा है, शिट ये क्या हो रहा है, कैंसर। खांसी हो रही क्या हो रहा है, और शिट लंग्स खराब हो गए। मतलब गूगल एक तो मिथ बहुत ज्यादा कर दे रहा है, और साथ में एआई क्या हेल्प कर रहा है डॉक्टर्स को इन सब चीजों में। ठीक है। गूगल, यार देखो आई पर्सनली एम अ काइंड ऑफ डॉक्टर जो मेरे को अच्छा लगता है जब लोग मेरे से सवाल पूछते हैं ना, जब मरीज आते हैं कि अच्छा यार हमें ये तो नहीं है ये नहीं है, पर्सनली मैं बताऊं तो मेरे को अच्छा लगता है वो चीज़। क्यों? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ये बंदा पता है। अवेयर है, अब जागरूक है, अपनी चीज़ के बारे में इंटरेस्टेड है सीखने के लिए। तो मैं उनसे ये पूछता हूँ कि आप अपना बस एंग्जाइटियां हटाने आए हो या जेन्युइनली आप सुनना चाहते हो, सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, चलो बात करते हैं बैठ के कि भाई हम 5 मिनट बात कर रहे हैं, बिकॉज नहीं, वो 5 या 10 मिनट ना उसकी आगे की 10 साल 15 साल अफेक्ट डिसाइड कर करेंगे। देगा। करेक्ट। मेरे को आगे चल के बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा। सो आई ऑलवेज लाइक कि लोग सीख के आए। हैविंग सेड दैट, लोगों को गूगल को यूज करना आना चाहिए। हमें सिर्फ अपने अगर सिम्टम डाल के देख रहे हो ना, वो आपको डर बढ़ाएगा, बिकॉज गूगल कैन नॉट, जो चीज किसी ने 12 13 14 साल में पढ़ी है वो आपको 5 मिनट में नहीं बता सकता है, वो डायग्नोज नहीं कर सकता है। वो चीज हमें लिमिटेशन उसकी सीखनी है। हमें उसको यूज किस चीज में करना है, आप क्रेडिबल सोर्सेज ढूंढो। जो मेरा इंस्टाग्राम पेज था उसका भी पर्पस यही था स्टार्ट करने का, कि क्रेडिबल सोर्स होना चाहिए लोगों के पास, कि हम इस चीज को ट्रस्ट कर सकते समझ हैं। गए। बहुत बार जो ट्रस्टेबल सोर्सेज होते हैं वो समझ नहीं आती है भाषा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक लैंग्वेज में लिखा होता है। तो कोई ट्रस्टेबल सोर्स आप ढूंढो जो आपको बता पाए चीज, एंड ट्राई टू सर्च फॉर नॉलेज कि अच्छा ये बीमारी होती क्या है, इस बीमारी में क्या होता है, इस बीमारी का इलाज जो हो रहा है वो दवाइयाँ क्या क्या चीजें हमें कर मिल रही हैं, सकती है, हाँ। कैसे इलाज कर रही है। सो ये सारी चीजों की नॉलेज देखो। मेरे को बुखार हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, क्या हो सकता है, हाँ, ये गलत वे है गूगल को यूज करने का। सो द वे टू यूज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्च फॉर गुड क्रेडिबल सोर्सेज। दूसरा पॉइंट हम आते हैं एआई पे। एआई आई फील कि यार किसी भी स्टेज पे ओवरऑल अगर आप हिस्ट्री एनालाइज करो तो लोग वही, या कंपनीज भी बड़ी बड़ी लोग भी वही पीछे रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं किया है टाइम पे। सो इस टाइम पे एज अ डॉक्टर या एज एनी पर्सन ऑफ साइंटिफिक एक्यूमेन, अगर हम टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस नहीं करते हैं तो हमारा वी आर लूजिंग अ वेरी वेरी बिग Book कंपेटिटिव opportunity। एडवांटेज। ट्रू। हम लोग, यार इंडिया इतने टाइम क्यों नहीं एडवांस किया? बिकॉज हमने साला साइंस की रिस्पेक्ट ही नहीं नहीं की। करी। हमें यही लगा था कि कोई अपना प्रोपोगंडा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। सही टाइम पे अगर हमने टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया ना, हमसे बड़ा कोई आउटडेट हो बेवकूफ नहीं जाएंगे। है। ट्रू। और इस टाइम पे एआई इज द फ्यूचर। इन व्हाट सेंस? एआई में जो एलएलएम्स हैं, जो लैंग्वेज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स मॉडल, हैं, हाँ। ये इतने, मतलब इट इज सच अ ब्रिलियंट आइडिया द वे दैट दे वर्क। आप इनको ट्रेन कर सकते हो, आप इनको जितने इंटेलिजेंट आप क्वेश्चंस पूछोगे, मैं तो सिर्फ चैट जीपीटी का बता रहा हूँ बिकॉज आई एम एक्सपोज टू दैट एंड आई यूज इट अ लॉट इन द सेंस कि अब मेरे लिए एविडेंस ढूंढना और सर्च करना इतना इजी हो गया है, टू सर्च थ्रू द एविडेंस, टू ऐसा नहीं रहेगा कि मैं अपना कोई भी इन्फॉर्मेशन है मैं बोल दूंगा हाँ भाई ये चैट कर जीपीटी को कि मेरी एक वीडियो बना दे, अब ये वीडियो बन गया मैंने डाल दिया, नहीं। चीजें नहीं। हमें उसको यूज करने का तरीका सही ढूंढना है, कि मैं बोलूंगा कि अच्छा मेरे को इस चीज के लिए एविडेंसेस क्या क्या, जो Correct। ट्रायल्स हैं, सबसे बड़े ट्रायल्स हैं वो आप मेरे वो को कर लिस्ट दीजिए। करके बताओ, जो जो लेटेस्ट आए हैं वो बताओ। अब उन ट्रायल्स को मैं खुद से पढ़ूंगा, उनका मैं एक समरी निकालूंगा। अब मैं बोल सकता हूँ कि मैंने अपनी ये समरी बनाई है, तो लोगों के लिए एक आसान भाषा में इसको कैसे करने बता के सकते लिए हैं, तो वो हेल्प मेरे को मिल सकती है। ट्रांसलेशन में मेरे को हेल्प मिल सकती है। मेरी कोई हिंदी बहुत अच्छी नहीं थी, अभी मेरी कर करके हो गूगल गए। ट्रांसलेट से भी लोगों से बात करने में, मेरी नानी एक हिंदी टीचर है, मैं उनको भेजता रहता हूँ सारी हिंदी वाली चीजें, स्वीट। तो वो मेरे को बताती रहती है करेक्ट। तो चीज़ों की यूज़, हमें टेक्नोलॉजी का तो बहुत यूज़, मतलब किया मैं है। पर्सनली बहुत करता हूँ, टू लर्न थ्रू एविडेंस, सिफ्ट थ्रू एविडेंस, इसमें मेरे को बहुत फायदा होता है। आई रेकमेंड ऑल्सो कि हर बंदा अपने लिए एक बेस्ट यूज़ उसका ढूंढे एंड यूज़ करो टेक्नोलॉजी को। थैंक यू सो मच, यू गेव अस सच अ गुड टाइम। आपने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इतने सारे हैक्स दिए। वी थैंक होप यू टू फॉर मीट हैविंग मी। अगेन।
And nahi, I'll like to say over here कि I have seen your channel also and the way that your channel is growing, both your personal channel and your Thank you, thank you, podcast. thank बहुत अच्छा है वो, बहुत अच्छा लगा because we know you personally also. बहुत अच्छा लगा हमें since the time we know you. One thing that I really liked about your, you know, this show was how casual the environment was. कैसे आराम से the conversation was very free flowing. Your questions were not biased, very, you know, focused questions भी थे, but still it was very casual. So बहुत अच्छा Thank लगा you so and much. all the best to you. I hope कि ये मतलब जो numbers हैं वो बस बढ़ते ही रहें, बढ़ते ही Thank you, रहें, thank you और so बहुत बढ़ेंगे उसके बाद फिर हम दोबारा मिलेंगे. Thank you so much. Thank you. Thank you, thank you, thank you family.